हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। उसी रिवीजन को और बूस्ट करने के लिए और केमिस्ट्री में आपके मार्क्स को 99 परसेंटाइल तक सिक्योर करने के लिए उस जो सीरीज मैंने आज से आपको 8-10 दिन पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम कंप्लीट 2025 के जनवरी शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उसको डिस्कस ही नहीं करके बल्कि ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो वीडियो को जरूर से लास्ट से शुरू से लास्ट तक देखना। और एक बात, ये जो शिफ्ट है 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट कह रहा हूं, ये टफेस्ट शिफ्ट था, सबसे टफ शिफ्ट था। तो उस शिफ्ट को कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं अगर टफ क्वेश्चंस आएगा, तो वो पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक देखना। और बहुत सारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट पूछा था कि 28-29 जनवरी का चाहिए, तो आपने बिल्कुल बोला। तो आपके प्यार के कारण ये सीरीज को हम 28 और 29 जनवरी आपके लिए छोड़ूंगा। 28 जनवरी का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फ्लोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अब देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहां का है? अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये क्वेश्चन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, अगर आप एक बार भी एनसीईआरटी से पढ़े होगे तो उसमें आपको एक टेबल बनाया गया है, उस चैप्टर में आपको एक टेबल बनाया गया है जहां पे आपको यह बताया जाता है कि एजीसीएन जो होता है ना वो आइसोसाइनाइड बनाता है, और जो NO2 होता है ना वो नाइट्राइट बनाता है। वो नाइट्राइट नहीं, नाइट्रो ग्रुप बनाता है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करता है। सर ये क्यों? क्योंकि दोनों का कोवेलेंट नेचर होता है। अगर मैं आपको बोलूं CH3, मुन्ना क्या कंपाउंड है? CH2 और यहां पर है Br, यहां पर क्या है? Br। किसके साथ रिएक्टर आ रहा है? गौर से देखो किसके साथ रिएक्टर आ रहा है इधर, और इधर किसके साथ करा रहा है? अगर आप गौर से देखोगे तो इधर आप देखोगे क्या है? AgCN है। क्या है? AgCN। और इधर क्या है मुन्ना? इधर है AgNO2। अब AgNO2 ना ये ऐसे जुड़ा होता है, और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा सा और अच्छा से, AgCN कैसे जुड़ा होता है? AC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देख यहां पर इसका नेचर क्या है? कोवेलेंट नेचर। इसका नेचर क्या है? कोवेलेंट। इसका भी नेचर क्या है सर? कोवेलेंट। सर कैसे पता चला? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जब भी कोई आयन के साथ जनरली बॉन्ड बनाते हैं तो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जानते होंगे, उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। सर ये इसका नेचर क्या हो गया? सर इसका नेचर हो गया कोवेलेंट, और इसका भी नेचर क्या हो गया सर? कोवेलेंट। अब कोवेलेंट नेचर की होने की वजह से यहां पर जो अटैक करेगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं अटैक करेगा, यहां पर क्या करता है? ये वाला ग्रुप अटैक करेगा इसको। और यहां पर क्या करेगा? यहां कार्बन नहीं अटैक करके यहां नाइट्रोजन जो फ्री वाला वैलेंसी है ये क्या करेगा? ये करेगा अटैक इस वाले पे। समझ रहे हो? ये कार्बन पे अटैक करेगा ना, ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और ये वाला ये जो लोन पेयर है ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे अटैक करेगा तो इधर क्या चीज से जुड़ेगा? नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो मतलब समझो यहां जो प्रोडक्ट बनाएगा ये बनाएगा CH3 CH2 और यहां बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C। अरे नहीं चमका, N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें ये एक अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है कार्बन को। अगर मैं तुम्हें इधर बताऊं, इधर बनेगा CH3, इधर बनेगा CH2, इधर बनेगा CH2, और देख O से नहीं जुड़ेगा। अब ये N डबल बॉन्ड O, और इधर ये अपना लोन पेयर एक दे रहा होगा। तो बहुत कायदे का ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी में डिट्टो आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ये नाइट्रो क्यों बनाया और ये आइसोसाइनाइड क्यों बनाया? इसका मतलब समझ, अगर यहां पर KCN होता तो साइनाइड बनाता। अरे रिपीट क्वेश्चन 2000 इसी ईयर में आप 25 जनवरी का पेपर देखोगे तो उसमें मैंने आपको कराया है, सॉरी 24 जनवरी का पेपर आप देखोगे तो मैंने आपको कराया है। यहां पर अगर CN होता, AgCN होता तो यहां पर ONO बनता, और यहां पर अगर हमारा KCN होता तो यहां पर साइनाइड बनता। लेकिन इस केस में क्या बना है? यहां पर बना है नाइट्रो कंपाउंड, यहां पर बना है नाइट्रो, और यहां पर क्या बना? आइसोसाइनाइड। यहां पर क्या बना? आइसोसाइनाइड। तो आपको यह भी पूछा जा सकता था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहचानो, बट क्वेश्चन में सीधे प्रोडक्ट पूछ लिया। तो मैंने आपको पूरा डिटेल तरीका से बताया, आपको समझ में आया कि क्यों होगा। आंसर कौन सा वाला है अपना पार्ट? कहीं पर दिखा है NO2 और NC? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। चमका। मैं आपको कह रहा हूं एनसीईआरटी अगर 12th का ऑर्गेनिक नहीं किए हो प्लीज कर लीजिएगा, सारे रिजल्ट याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको रिजल्ट का चार्ट दिया है। इसके अलावा एग्जाम्पलर जो आपको मैं पढ़ा रखा हूं, एक बार उसको देख लोगे, मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है ये सब, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विथ एक्वस NaHCO3। एक्वस NaHCO3 कौन हमको CO2 प्रोड्यूस करता है? अब अगर आप पढ़े होगे, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े होगे, द कंपाउंड, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या होता है। द कंपाउंड विच आर मोर
एसिडिक देन, क्या बोला, द कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन, किसके तुलना में मुन्ना, H2CO3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, H2CO3, द कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन H2O3 प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है मुन्ना, प्रोड्यूसेस CO2। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल आया ना, क्या मैंने बोला, वैसा कंपाउंड जो H2CO3 के मुकाबले में ज्यादा एसिडिक नेचर हो। अब सर कैसे पता चलेगा H2O3 के मामले में ज्यादा एसिडिक है, तो बेटा इसके लिए जनरली आपको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, मैं आपको फिर से लिख भी दे रहा हूं, तो जनरली मैं आपको क्यों जनरली कहता हूं, प्लस माइनस एम फिर से वहां पर डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पैरा इफेक्ट। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, वो क्या होता है, मोर एसिडिक देन होता है किसके तुलना में, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड। जनरली ये बात तो सर अपने को पता है, ठीक है सर। तो अब क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छा सर इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट, अरे यार आप पढ़े होगे ना, तो आपको टीचर आपके नोट्स में पढ़ाते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देख मुन्ना यहां पर क्या है सर, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे नहीं दिखा, C, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, इधर H, ये खुला हुआ है सर। यहां पर फिनॉल है, फिनॉल का एसिडिटी जो होता है ना वो कम होता है किसके तुलना में, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये वाला आंसर नहीं होगा सर। यहां पर फिनॉल है लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अरे यार एक दो नहीं, एक नहीं और बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कितने, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है H2CO3 की तुलना में। सर आप भगवान हो, आपको याद है NCERT में दिया गया है मुन्ना, अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सर। यहां पर प्योर हमारा क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका सर एसिडिक नेचर कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगा। यहां पर सर ये तो सर हो ही नहीं सकता, यहां पर और उल्टा खराब कर दे रहा है H2CO3 के मामले में, मुकाबले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको पहले की कॉन्सेप्ट पता है, आपको मैंने की कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि वो कंपाउंड जो हमारा किससे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड से सर अगर ज्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा तो वही हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। उसके बाद जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक नेचर होता है किसके तुलना में, कार्बोनिक एसिड की तुलना में। अब उसके हिसाब से हमने ऑप्शन लिया, यहां पर सर फिनॉल वाला ग्रुप सर क्यों हमारा मोर एसिडिक हो गया, क्योंकि भैया तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो H+ जल्दी जाएगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा। अरे हाँ या नो, तो आंसर A, C एंड D विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट विल बी आवर सही आंसर। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों के दोनों, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, टफ लेवल क्वेश्चन बोला जाएगा। अगला देखो, कह रहा है बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख मुन्ना, अगर मैं बोल दूं यहां पर क्या लिख देता हूं, एसिटल्डिहाइड, क्या लिख देता हूं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है मुन्ना। और यहां क्या बोल दे रहा हूं, यहां बोल दे रहा हूं एसीटोन, ठीक है मुन्ना, एसीटोन। अच्छा सर एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिटिक एसिड से बना एसिटल्डिहाइड। अरे यार सर एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, अरे सर यहां पर OH नहीं लगाएंगे, ये क्या होता है सर, ये होता है एसिटल्डिहाइड। अरे नहीं चमका, बिल्कुल सर। अगर मैं तुमसे बात करूं एसीटोन क्या होता है, तुम बोलोगे सर CH3, अगर बोल दूं COO, इधर CH3, ये कंपाउंड कुछ और नहीं होता है बल्कि मुन्ना क्या होता है, एसीटोन। मतलब समझ में आया कि सर ये फॉर्मूला किसका हो गया सर, ये हो गया एसिटल्डिहाइड का, ये फॉर्मूला किसका हो गया सर, कीटोन एसीटोन का। अब देख इधर आजा, इधर आजा, इधर नजर स्क्रीन की तरफ, कह रहा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म के लिए क्या था, RC डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा अगर गौर से देख मुन्ना, यहां पर तेरे को एक चीज दिखाई दे रहा होगा क्या सर, यहां पर अगर इसके पास H है तो यहां CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अरे यार यहां पर भी सर CH3C डबल O वॉल्वन का ग्रुप है, अगर CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। अरे येलो पीपीटी बनाता था आयोडोफॉर्म रिएक्शन के साथ, सब भूल गया है। तो सर यानी कि बोल रहे हो सर ये भी आयोडोफॉर्म देगा और ये भी आयोडोफॉर्म देगा, मैंने बोला बिल्कुल सही है, ये बोल रहा हूं। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है सर, इसके कैनिजारो का होता है अल्फा H नहीं होना चाहिए, और एल्डोल में होता है मिनिमम एक अल्फा H होना चाहिए। अरे एल्डोल कैनिजारो बार बार हर एक शिफ्ट में आ रहा है, आप जरूर से कर लेना, मैकेनिज्म बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में पूछा गया और मैं इसी PYQ में कराया हूं, तो PYQ का सारा शिफ्ट का पेपर जरूर से देख के जाना वीडियो सॉल्यूशन, नहीं तो बाद में बड़े पछताओगे, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूं बल्कि आपको यह भी बताता हूं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और आंसर तक कैसे पहुंचना है। अब देख सर कैनिजारो रिएक्शन सर कौन देगा, इसके पास तो यार अल्फा H है। अरे यार इसके पास अल्फा H है ना, कितना अल्फा H है सर, 3 अल्फा H है। अरे मुन्ना इसके पास तो दोनों तरफ अल्फा H है, इधर भी अल्फा H, इधर भी अल्फा H, तो सर ये अल्फा H
नहीं होना चाहिए। तो सर यहां पर अल्फा एच है, सर यहां पर अल्फा एच है, तो दोनों में से कोई नहीं देगा। अगला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल के लिए अल्फा एच होना चाहिए, तो भैया ये भी देगा एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी देगा एल्डोल कंडेंसेशन। कोई समझने में दिक्कत वाली बात नहीं सर। सर टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड। कीटोन डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। तो सर एसिटल्डिहाइड तो सर टॉलेंस देगा। अरे मुन्ना, एसिटल्डिहाइड तो सर टॉलेंस देगा, एसिटल्डिहाइड तो सर टॉलेंस देगा, समझ रहे हो। लेकिन सर ये तो टॉलेंस देगा, बट ये क्यों? क्योंकि सर ये क्या है? एक प्रकार का कीटोन है। अरे यार तुमको नहीं दिख रहा है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या होता है मुन्ना? ये कीटोन ग्रुप होता है। तो ये एक तरह का कीटोन ग्रुप है, तो सर ये टॉलेंस तो नहीं देगा। क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड जब क्लेमेंजन के साथ तुम क्लेमेंजन का रिएजेंट तुम कमेंट सेक्शन में बताना। इसका जो रिएजेंट होता है मुन्ना, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कहां पे रिएजेंट क्या होता है, आप कमेंट में लिख के जाना। क्लेमेंजन और उफक्रिस्टल इस दोनों का रिएजेंट क्या होता है, आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो क्लेमेंजन कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है? एल्केन देता है, सी डबल बॉन्ड ओ को सी डबल एच टू में बदल देता है। तो भैया यहां पर भी सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है और यहां पर भी सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में कार्बोनिल प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों हमारा क्या देगा मुन्ना? क्लेमेंजन देगा। तो बेसिकली कौन कौन दोनों दिया? सर ए वाला दोनों दिया, सर एल्डोल वाला दोनों दिया, सर कैनिजार क्लेमेंजन वाला दोनों दिया। ए सी ई आर आवर करेक्ट ऑप्शन, ए सी ई आर आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में जितना मतलब टेस्ट है ना, सबको आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो इसीलिए 28 जनवरी का जो पहले शिफ्ट का पेपर था, ये सबसे टफ पेपर माना गया था जनवरी में। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराया, आपको पूरा मजा भी आ रहा होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछ रहा है। ओके मुन्ना क्या पूछ रहा है हमसे? के एफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, के एफ क्या होगा? हमसे कह रहा है 50 ग्राम ऑफ विच, मतलब सॉल्वेंट का हमको मास दे रखा है, कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का भी मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का। अच्छा सर, अगर मैं पूछूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो तुम बता दोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं मुन्ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो तुम बता दोगे? तुम बोलोगे सर मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है? सर 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 256 ग्राम। अरे कोई डाउट, ये मोल निकल गया। अच्छा सर, अगर मैं तुमसे पूछूं मुन्ना क्या सर डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर आई। अच्छा यहां पर वन शॉपमैन फैक्टर की बात किया है, नहीं बताया है सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, तो हम फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम नहीं लगा के सीधे आई मतलब के एफ इंटू एम लगाएंगे। कोई बुराई वाली बात ना सर। अगर इतना आपको समझ में आ गया, अब इसके अलावा क्वेश्चन देख मुन्ना, डेल्टा टीएफ की वैल्यू तेरे को दिया रखा है, कितना दे रखा है? 0.40 दे रखा है। के एफ तेरे को निकालना है। सर एम क्या होता है? मोलैलिटी। क्या बोला? मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अरे नहीं चमका, मैं आपको इतना प्यार से बता रहा हूं कि जब मोलैलिटी आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जब सॉरी मोलैरिटी आएगा तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जब मोलैलिटी आएगा तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सर यहां पर स्मॉल एम मतलब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल सर कितना हो गया? 1/256। अच्छा सर यहां पर मास कितना है सर सॉल्वेंट का? 50, लेकिन सर ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मुन्ना इधर आओ, कैमरे नजरे स्क्रीन की तरफ, अगर नजरे स्क्रीन की तरफ है तो इधर कितना हो गया? 1/256, इधर हो गया मुन्ना 1000, इधर कितना हो गया? 50। बस इसके बाद सिंपल एक लाइन का कैलकुलेशन है और उम्मीद करते हैं आप इसमें माहिर होगे। इधर कितना हो गया? 20। अरे नहीं समझ में आया। अच्छा सर इधर क्या हो गया सर बेटा? इधर क्या हो गया? 100, इधर क्या हो गया? 100, ये से ये कट गया, इधर क्या हो गया? 2, इधर क्या हो गया? 5। समझ में आया? तो अब अगर मैं यहां के बाद अगर मैं आपसे बोलूं के एफ क्या होगा, देखो मुन्ना के एफ क्या होगा? इधर 2/5 है, ठीक है सर, इधर 2/5 है, समझ रहे हो? हम इसको अब इधर ले जाएंगे, 250 इधर डिवाइड में इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अरे हाँ या ना सर? यहां पर क्या है सर? यहां पर कुछ बचा नहीं? बचा तो 20 ऊपर में था तो 20 कहां आ जाएगा मुन्ना? 1/20 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कुछ नहीं यार, इसको नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, वही मैं यहां पर किया हूं। अब क्वेश्चन कर ले, देख ले मुन्ना, इधर क्या हो गया? इधर हो गया 10। समझ में आया? 10 हो गया। अब इसके अलावा क्या करना था? डिवाइड मारो, इधर क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, समझ रहे हो? और इधर क्या बच गया वरना 1, इधर हो गया 1 पॉइंट, इधर 20, मतलब 51.2 आ गया डिवाइड बाय, यानी 5.12 कहीं पर आंसर है। यानी यहां से अगर के एफ की वैल्यू पूरा का पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके स्क्रीन
अगर आप देख रहे होगे, ना मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूं और ना मैं किसी चीज का, और आपके सामने आंसर तक पहुंच रहा हूं, आपको भी मुन्ना इसी तरीका से करना है अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स, आपको एग्जाम में आपको मार्क्स मिले। देखो, कैलकुलेटर से करने वाले टीचर बहुत मिल जाएंगे, आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट मेरा एक फंडा होता है कि आपके साथ अगर कैलकुलेशन करूं तो पूरा लास्ट तक पहुंचाऊं, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? मैंने आपको आंसर तक पहुंचाया, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 10 है तो 51.2 डिवाइड बाय 10 यानी 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट के साथ आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन बोल दो, एनालिसिस बोल दो, टाइट्रेशन का अगर आपने, इसीलिए बोल रहा हूं ना कि ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, इसको जरूर से करके जाना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में और ऐसे डीएनए ब्लॉक में भी इसका रिएक्शन दिया गया है, बट इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं मुन्ना। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला कमेंट्स में बताओ, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला कमेंट्स में बताओ। ऑक्जेलिक एसिड, चलो मैं बता देता हूं, बोलोगे मास्टर सब तुम कमेंट में ही पूछ रहे हो, H2CO4 होता है। मेरी बात से एग्री करते हो तो बताना। अगर ऑक्जेलिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस किया MnO4 को प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के साथ टाइट्रेशन कराते हो, तो क्या रहा है, सॉल्यूशन इज नीडेड टू हीट इट इनिशियली 60 डिग्री पे पहले हीट करना पड़ता है थोड़ा सा। सही बात है, अगर आप लैब में, मैं तो किया हूं, देखो 12th लेवल पर मैं ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं मुन्ना, मैंने ये रिएक्शन किया था। क्या किया था, ऑक्जेलिक एसिड को जब किया MnO4 के साथ आप टाइट्रेट करोगे तो शुरू में 60 डिग्री पे, अगर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो उसमें ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, तो शुरू में इनिशियली हीट करना पड़ता है, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर FAS की बात करूं, अगर इसका किया MnO4 के साथ करोगे तो कोई डाइल्यूट H2SO4 में हीट नहीं चाहिए। दोनों सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिएक्शन में, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आप अगर 12th लेवल पर प्रैक्टिकल किए हो फिजिकल में, तो आपको कराया भी गया होगा, नहीं कराया गया तो मुन्ना इस बात को जान लो और ये वाला पोर्शन को पढ़ लेना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, इन एन ऑक्जेलिक एसिड किया MnO4, इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4, मैं आपके लिए क्या किया हूं ना, आपके लिए रिएक्शन लिख दिया हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि ये चीजें हो कैसे रहा है। देखो, अगर आप FeSO4 Fe2+ यहां पर KMnO4 H2SO4 में तुम ऐड करोगे मुन्ना, ये दूसरा रिएक्शन है, तो Fe क्या होता है, यहां पर Fe+2 में है और यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो MnSO4 बनता है, MnSO4 जो होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड के केस में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, जो कि सेल्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट फर्दर रिएक्शन में। इसलिए इनिशियली थोड़ा टेंपरेचर दे दो, फिर उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 के साथ बढ़िया रिएक्शन करता रहता है और आपको हीट देने की जरूरत नहीं। बट अगर मैं बात करूं फेरस अमोनियम सल्फेट में मुन्ना, तो आपको Fe2+ से Fe3+ में ऑटोमेटिक खुद कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यहां पर आपको कोई एडिशनल हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। तो बेटा पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। और अगर मैं बता दूं असर्शन 1 होता और रीजन होता, तो असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तू समझ रहा है मैं क्या बोला? अगर ये असर्शन होता, ये रीजन होता, तो असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर क्या है बेटा, ट्रू है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री PC बात करूं जिसमें 3 पार्ट आ सकते हैं। POC आ रहा है, देखो गौर से देखो पिछला क्वेश्चन, अरे यार सब टेस्ट दिए थे, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल में फिजिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो 3 जो पार्ट्स है ना, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह आता है मुन्ना, इसको आप करके जाइएगा। हर एक शिफ्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन, ए वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर pH माइनस pK। देखो ये क्वेश्चन को देख के ना, आप एक चीज आपके दिमाग में आया होगा, क्या, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या आया होगा, बफर सॉल्यूशन। हालांकि इसको मेंशन करना चाहिए, इन्होंने वीक एसिड के बारे में पूरा बोला नहीं, उसका सॉल्ट कैसा है नहीं है, बट कोई नहीं, हम मान चलते हैं बफर सॉल्यूशन को मान के ही किया है, तभी इसका आंसर आ पाएगा। एक बात बता मुन्ना, अगर मैं तुमसे पूछूं बफर सॉल्यूशन के लिए, तो तुम बोलोगे सर pH इक्वल टू होता है मुन्ना pKa प्लस लॉग क्या होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड। किस किस को ये फॉर्मूला पता है? और मैं चीख चीख के तुमको शुरू से कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन, उसके बाद KSP वाला पोर्शन तू करके जाता है, तेरा क्वेश्चन बन जाएगा मुन्ना, सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है फॉर्मूला। अगर मेरी बातों से एग्री करते होगे तो बोल दो हाँ, अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो बोल दो हाँ। अगर मैं आपको बोलूं मुन्ना ये फॉर्मूला हमको पता है, चलो मैं तुमको यहां दिखाता हूं।
एच ए है हमारा, ये डिसोसिएट होके ये क्या बनाएगा, तुम बोलोगे सर H प्लस और A माइनस बनाएगा। अरे हाँ या ना। अगर मैं बाल देता हूं एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन A बोल दो तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीका से चमके। इसका कंसेंट्रेशन है, इसका कंसेंट्रेशन A, अरे A कैसे हो जाएगा, जीरो स्टार्टिंग में। बट एट टी इक्विलिब्रियम, जैसे टी इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो यहां क्या हो जाएगा, A इक्वल टू वन माइनस एक्स। क्यों एक्स लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स दिया था। इधर क्या बन जाएगा AX, इधर क्या बन जाएगा AX। समझ में आया। अगर मैं तुमसे इतना पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना आ गया इक्विलिब्रियम पर, तो तुम बोलोगे सर A इंटू वन माइनस एक्स। अगर मैं तुमसे पूछता हूं सर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर AX। अगर मैं तुमसे पूछता हूं सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आ गया, तो तुम बोलोगे AX। ये कहां से आया सर, ये रिएक्शन से आया। अच्छा सर एक बात मुन्ना मैं तुमसे और पूछूं, बताओगे प्यार से। अगर मैं तुम्हें इतना पूछ लिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, PH अलग निकालेंगे माइनस लॉग H प्लस और PK निकालेंगे, तो भैया फंस जाओगे। अगर आप देखोगे PH, अगर इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा PKA, अरे यही तो तुमको चाहिए, इक्वल टू लॉग। अब एक बात बता मुन्ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, तो तुम बोलोगे AX। अच्छा सर यहां पर सर हमको एसिड का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, A1 माइनस एक्स। अरे नहीं चमका, तो सर यहां से A से A कट गया, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कितना आ गया आंसर, लॉग, इधर A से A कट गया, ऊपर बचा है x, नीचे बताया 1 माइनस एक्स, और ये किसी और चीज का नहीं वैल्यू है, बल्कि PH इक्वल टू PK लॉग साल्ट बाय एसिड का वैल्यू है। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, अरे क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, बढ़िया से क्लियर हुआ। तो कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है, लॉग x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सर थर्ड वाला इजी क्वेश्चन। देख बच्चा ना इक्विलिब्रियम को छोड़ के चला जाता है। मेरे प्यारे बंधु एवं सखा, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई चैप्टर को फॉर्मूला तो मत छोड़ के जाना। इतना अगर बेसिक लेवल पे नहीं करने जाओगे तो आपको क्या हालत होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और जो क्वेश्चन है वो और इससे भी टफ है, तो हर एक चैप्टर को आपको मिनिमम फॉर्मूला बेस्ड कवर के जरूर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द अगेन मैं बोलूंगा बहुत बेस्ट क्वेश्चन। बच्चे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो किया होगा उसी से बनेगा, अदरवाइज मुश्किल क्वेश्चन बनना मुश्किल होगा। कह रहा है दो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मुन्ना, ET, ध्यान से समझो, हमको दो हमारा दे रखा है ET, ठीक है मुन्ना, और इधर N कॉमा N, समझ रहे हो ना, डाइथाइल। नाम अगर पूछेंगे तो बता सकते हो, कमेंट में बताना इसका नाम क्या होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। समझ रहे हो, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा रहे, क्या करा रहे, OH माइनस के साथ करा रहे हो रिएक्शन, OH माइनस के साथ, तो क्या होगा, इधर मैं देखता हूं। एक बात बता मुन्ना, एक बात बता मुन्ना, अगर तू देख गौर से, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस OH, इसके पास क्या है सर, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज की तरह। अच्छा सर अगर मैं तुमसे बोलूं, रुक जा, ये गलती कैसे मैंने बना दिया, इधर मैं तुमसे बात करूं मुन्ना, इधर क्या है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये Cl, ठीक है, ये है, यहां पर CH2 है। अच्छा मुन्ना एक बात बता, अगर तेरे को ये चीज दिखा तो तुम बोलोगे सर अगर यहां निगेटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, और यहां से बॉन्ड खुल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, तुमने बोला बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग OH माइनस के कंसंट्रेशन को बाद में रिएक्शन कराएंगे, पहले तुम एक चीज स्टेप समझो। ये समझ में आया जो मैंने बोला, तुमने बोला बिल्कुल सर समझ में आया। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, इधर नजरिया स्क्रीन की तरफ, नजरिया स्क्रीन की तरफ, ये अभी जाएगा नहीं मुन्ना, ये अभी जाएगा नहीं, ध्यान से समझो। ये अभी क्या करेगा, ये जैसे इस पे अटैक करेगा, ये कार्बन जैसे इस पे अटैक करेगा, होगा क्या समझो, OH माइनस का रिएक्शन हम लोग बाद में कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN-NGP का रिएक्शन है। देखो ये क्या करेगा, इधर बन जाएगा N, इधर बन जाएगा ET, इधर बन गया ET, और ये 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग बना लिया। देखो ये इधर इधर इधर, और इधर क्या है मुन्ना, इधर क्या है मुन्ना, इससे जुड़ा हुआ है Cl। अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं दिख के बता देता हूं। इधर क्या है CH2, इधर है Cl, इधर क्या है सर CH2, और ये हमारा बना लिया। समझ में आया, 1 2 3 4, इधर इधर एक H हटेगा, इधर से क्या हटेगा, एक H हटेगा, इधर से क्या हटेगा, एक H हटेगा। बहुत अच्छा है, इसीलिए टाइम दे रहा हूं, ध्यान से समझते चलो। मैं CH2 क्यों दे रहा हूं, ध्यान से समझो। इधर हो गया Cl, इतना समझ में आया। निगेटिव इसके पास था, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, नाइट्रोजन इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे, मुझे पता है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। अब जैसे लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुलेगा। अच्छा जैसे इस पे खुलेगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, गौर से देखो, इसने इस पे अटैक किया तो इस पे क्या आ जाएगा मुन्ना, पॉजिटिव, समझ रहे हो, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, समझ रहे हो। इतना तुम्हें समझ में आया। अगर तुम्हें इतना मुन्ना समझ में आया, इसने उस पे क्या किया, अटैक किया है, इसने क्या किया, उस पे अटैक किया है, समझ रहे हो, लोन पेयर अपना दिया है। अब देखो जैसे अगली बार तुम क्या करोगे मुन्ना, यहां से तुम क्या ले लिए, OH माइनस ले लिए, यहां से क्या ले लिए, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, ध्यान से नजरिया स्क्रीन की तरफ, OH माइनस जाके क्या करेगा, OH माइनस जाके जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा मुन्ना, 1 सेकेंड दे दो मेरे को,
ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को इसमें यहां पर एक चीज दिक्कत लग रहा था, जो सही बात है, मैं आपको पूरा क्लियर तरीका से बताना चाहता हूं, ध्यान से समझो। देख मुन्ना, यहां पर छोटी सी मिस्टेक था, मैं उसको करेक्ट कर लिया, देख लिया, मुझे लग रहा था कहीं पर डाउट है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं इसका रिएक्शन, मैं आपको रिएक्शन बताता हूं इसका क्या है, मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। एक बच्चे का कॉल आ रहा है, देखो मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं, कॉल कर रहा है, उसी को मैं देख रहा था और मैं सॉल्यूशन भी देख लिया इसका, तो दोनों चीजें काम आ गया। अब देखो, फिर से देखो क्वेश्चन, फिर से देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है मुन्ना, और आपको कह रहा था कि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के बाद फास्टर रेट होगा इसके तुलना में। तो देख, पहले क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है और जैसे ही इस पे टकरेगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड ओपन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा मुन्ना, यहां पर निगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे यार, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये खुलेगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव इसको न्यूट्रल कर दिया, तो यहां क्या हो गया, CH2। अब देख, यहां पर जैसे तुमने OH माइनस लाया, OH माइनस को तुमने ये जो ये वाला कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा मुन्ना, ओपन होगा, और ओपन आएगा, इधर देखो गौर से देखो, इधर पे N पे प्लस हट जाएगा मुन्ना, N पे प्लस हटेगा क्योंकि ये बॉन्ड ओपन होगा, समझ रहे हो। तो इधर क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, और इधर हो गया ET हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, CH2, इधर हो गया CH2, और इधर हो गया 2 CH2 और इधर हो गया OH। ये OH यहां पर जाके अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। रुक जाओ यार, मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूं। ये वाला जो OH माइनस है, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, समझ रहे हो, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, यहां निगेटिव आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव यहां बॉन्ड बना लिया, इधर आ गया OH। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ ना, ये हो गया मैकेनिज्म SNNGP, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, समझ रहे हो। जबकि सर ये वाला, इस वाले का रिएक्शन मैं यहां करा रहा हूं, देखो जैसे तुम OH माइनस का अटैक कराओगे, OH माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, यहां पर क्या आ जाएगा CH, इधर क्या आ गया सर ET, इधर क्या आ गया सर ET, और इधर हमारा क्या आ गया, ये वाला ग्रुप, और इधर इसके साथ आ गया OH। अब मेरी बात समझ, यहां पर क्या हुआ, इसके मैकेनिज्म हो गया SN2 मैकेनिज्म, पीछे की साइड से अटैक किया। और आपको अगर ये बात नहीं पता है कि जो रेट होता है ना, रेट जो होता है वो मुन्ना SNNGP जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप पार्टिसिपेशन का ज्यादा होता है SN2 के मुकाबले, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये चीज पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको बन पाएगा। पहले तो आपको मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना था। यहां पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल के अंदर ही N माइनस का जो निगेटिव चार्ज था वो अटैक किया और यहां से Cl माइनस बॉन्ड ओपन हुआ। तो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, जिसको SNNGP जो हम बोल रहा हूं, SNI भी बोलते हैं, इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। बिल्कुल बात सही है। तो स्टेटमेंट दोनों, मतलब सेकंड वाला जो वो भी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और ये रेट क्यों रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि हमारा इसका रीजन SNGP का जो रेट होता है वो SN2 के मामले में बहुत अच्छा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट एवर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन बेस्ड वाला जनरली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है मुन्ना, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन कायदे से, हम टाइम लिए हैं क्योंकि हमें पता है पेपर अच्छा है, हम टाइम लिए हैं क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SNGP, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहां पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन। और रेट हमको पता है SNGP का ज्यादा होता है, इस वजह से हमारा दोनों के दोनों आंसर सही हो गए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। कह रहा है which of the following oxidation reaction are carried out in a both K2SO4 and KMNO4 in acidic medium। किस मीडियम में कह रहा है, एसिडिक मीडियम में। मैं अगर आपको बताऊं मुन्ना, एसिडिक मीडियम में ना तू देखेगा ना रिएक्शन DNF ब्लॉक में, तो I माइनस किस में जाता है, ये सर I2 में जाता है। अगर तुमको बोलेगा S-2 किस में जाता है, सर ये सल्फाइड में जाता है। टीचर लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा मुन्ना, Fe2 से किस में जाएगा, सर Fe3+ में। और ये किस में जाता है, ये जो लिखा है ना I-, ये बेसिक मीडियम में ऐसा रिएक्शन होता है। अगर एसिडिक मीडियम में तुम्हें बोलूं, एसिडिक मीडियम में I- किस में जाता है मुन्ना, I2 में जाता है, समझ रहे हो। तो ये होना चाहिए। तो शुरू के 3 वाला तो सही है, ये रिएक्शन गलत दिया हुआ है। H2O4 3- ये थायोसल्फेट है, ये S4O6 2- में जाता है, तो ये वाला भी हमारा गलत दिया हुआ है। तो एसिडिक मीडियम में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सही आंसर दिया हुआ है। किस चैप्टर का है मैं आपको बार बार कह रहा हूं, D एंड F ब्लॉक में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद KMnO4 K2Cr2 बस इतना पोर्शन करके चले जाओ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार, उसी से आ रहा है। तो ये DNF ब्लॉक का एक इजी क्वेश्चन बच्चा कर लिया होगा। ABC एंड आर द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया? ABC एंड आर द करेक्ट ऑप्शन। सर कैसे पता चला? अरे -1 से 0 में जा रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, 2 से 3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करता है, आपको पता होगा। यहाँ माइनस, अगर आप देखोगे -1 से किस में जा रहा है? 0 में। एक बच्चा बोलेगा सर -1 से सर यहाँ इसमें किस में जा रहा है? +5 में, तो ये भी तो होना चाहिए। अरे ये बेसिक मीडियम में होता है, बता तो रहा हूं सर। यहां पर आप देख लो, एनसीईआरटी में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बात है, स्क्वायर पिरामिडल पहले पता है तुमको क्या होता है? चलो मैं इधर आओ, सारे कंपाउंड को बनाता हूं। इधर मैं बना रहा हूं स्क्वायर पिरामिडल, पहले बता देता हूं। देख, स्क्वायर हो पिरामिड हो, अगर मैं बोल देता हूं इधर x, मुन्ना ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। इधर इधर ध्यान से समझो। यहां पर क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, नीचे लिख देता हूं एक लोन पेयर, ताकि और बेहतर तरीका से मैं तुम्हें बता पाऊं। स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है ज्योमेट्री, पहले उसके बारे में देख लो, फिर क्वेश्चन पे तो आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे मेरा मकसद ये है कि अगर क्वेश्चन आता है इसके बाद, अगर इसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। और इधर ए, तो स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, ध्यान से समझो, बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से, नजरे स्क्रीन की तरफ अगर आप जमा के रखोगे समझ में आएगा। देख मुन्ना, ये इससे जुड़ा, ठीक है, ये इससे जुड़ा, ठीक है, ये इससे जुड़ा, ठीक है, ये इससे जुड़ा, दिख रहा है पिरामिड की तरह। अगर आपको नहीं दिखा तो आप में, ये होता है हमारा शेप क्या? स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, समझ रहे हो? अब अपना क्वेश्चन पे बात आते हैं, क्वेश्चन पे बात आते हैं। और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चार के चारों जितने स्ट्रक्चर दिया है ना मुन्ना, इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। चार के चारों स्ट्रक्चर को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके बाद आपको आइडिया लग पाएगा कि किसमें हमारा बेसिकली एक लोन पेयर है। देख पहला क्या है, पहला है SBF5, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एस्ट्रीमनी, बिस्मत है मुन्ना। SB इसके पास क्या है? 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है, और पांचों के 5 बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप। इसका शेप क्या आ गया मुन्ना? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। किसी को फिल करना है, किसी को ये शेप फिल करना है। तुमने बोला सर गरीब आदमी हूं, फिल करा दो। मैंने बोला चलो इधर देखो, इधर देखो। अच्छा गरीब कह रहा हूं तो अपने दिल पे मत लेना, ज्ञान के मामले में बार बार कह रहा हूं तुम गरीब हो, बाकी अरे ये क्या था, इधर हो गया मुन्ना। अब देख ये हो गया, अब देख मुन्ना ये हो गया। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, दिख रहे हो एक ट्रायगोनल बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड, समझ रहे हो? इसको ऊपर से जोड़ो, इसको ऊपर से जोड़ो, तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना? ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, TBP, शॉर्ट फॉर्म में टीचर पढ़ाते हैं TBP, ट्रायगोनल पिरामिड। सर मैं दूसरा स्ट्रक्चर देखता हूं, कलर चेंज करके लिखूं, बड़ा मजा आएगा सर। PCl5, फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान। सर इसके भी बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर भी सर पांचों के 5 जो Cl है वो हमारा बॉन्ड पेयर में होगा, तो सर इस दोनों का भी सर शेप सेम हो गया। क्या शेप हो गया सर? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अरे हाँ या ना, चमका सर, बिल्कुल चमका सर। अगला अगर मैं बोलूं आपकी, तो हमारा कौन सा है? XeOF4। सर जेनॉन, जेनॉन के बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सर 2 बॉन्ड बनाया सर ऑक्सीजन से, 4 बॉन्ड बनाया सर किससे? फ्लोरीन से, तो 4 और देखो यानी एक लोन पेयर। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बात करूं मुन्ना, अगर मैं आपसे बात करूं मुन्ना, यहां पर जेनॉन है, और अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं सर? बहुत देर से बोल रहे हो बात करूं, बात करूं, कर लो सर बात। मैं बोला हूं देखो, गौर से देखो, अरे गौर से देखो मुन्ना, क्या बोलना चाह रहा हूं। इधर क्या है? फ्लोरीन, इधर क्या है? फ्लोरीन, इधर क्या है? फ्लोरीन, इधर क्या है? फ्लोरीन, और एक लोन पेयर है हमारे पास। अरे सर 8 इलेक्ट्रॉन था, 2, 1, 4, 5, 6, 7, एक लोन पेयर हमारा क्या हो गया? एज अ लोन पेयर बच गया। तो इसका शेप क्या आ गया? जो लिखा था स्क्वायर, क्या बन गया मुन्ना? पिरामिडल। अरे नहीं चमका। अरे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट बिल्कुल करके गए हो तो बिल्कुल सर समझ में आ रहा होगा। वैसे मैं आपको बता, हाइब्रिडाइजेशन को पूछेगा वो भी बता दोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अरे हाँ या ना। अगला स्ट्रक्चर कौन सा है? अगला स्ट्रक्चर है BrF5। ब्रोमीन वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अरे यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो सर ब्रोमीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो सर ब्रोमीन भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। कैसा सर? जैसा सर स्क्वायर पिरामिडल वाला शेप। सर कैसे आपको पता चला? मैं बेटा भगवान हूं इसीलिए पता चल जाता है, ठीक है? तुम भी भगवान बनोगे, पढ़ाई लिखाई करके हो जाएगा, समझ रहे हो? पढ़ाई का भगवान बोलना। चलो इधर देखो, इधर देखो, हंसी मजाक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट समझना बड़ी जरूरी है। अरे ब्रोमीन में वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है मुन्ना, तो 7 में कितना 5 बॉन्ड बना पा रहा है? तो 4 5 बॉन्ड बना दो, तो इसके
उसके पास लोन पेयर कितना होगा, एक ही तो लोन पेयर बचेगा। अरे 5 और 2 7, इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो जानता होगा। तो इसका क्या हो गया सर, शेप स्क्वायर पिरामिडल। तो अब आपके साथ मैंने पूरा ओपन करके रख दिया, हर एक का शेप बना दिया। क्वेश्चन में क्या चाहिए मुन्ना, हमसे पूछ रहा है किस दो का शेप स्क्वायर पिरामिडल है, तो BRF5 एंड XeO4। समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, 1 2 3। अरे 5 बॉन्ड एक लोन पेयर तो sp3। अरे यार 5 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 6 हो गया तो sp3d2। इसका भी sp3d2, इसका भी sp3d। समझ रहे हो, तो सब कुछ आपको बता सकते हैं। से बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, और इतना ओपन करके बता दिया, अब क्या ही बताऊं। चलो अगला क्वेश्चन। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, क्या बात है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब द 3 क्वांटम नंबर। अगर तुम मेरा शॉर्ट्स भी देखा होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन अलग ही प्यार है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10 में से 8 शिफ्ट में से क्वांटम नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आपके शिफ्ट में भी आएगा, तो भैया कर लो ना उसको। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी होता है मुन्ना n+l रूल से। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, मैं लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑफ एन मल्टी इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर, समझ रहे हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वगैरह के लिए सिर्फ n पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन वगैरह के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो तो n+l से तुम क्या निकालते हो, एनर्जी निकालते हो। ये तेरे को पता है, अगर नहीं पता है तो मुन्ना जान लो, अब बता दिया। अब सर यहां पर n की वैल्यू कितना है, सर n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू कितना है 0, तो एनर्जी कितना आ गया 1। इधर देखो मुन्ना 2, इधर क्या है 0, इधर कितना आ गया 2, इधर क्या है सर 2, इधर है सर 1, आंसर क्या आ गया 3, इधर क्या है सर 2, इधर क्या है सर 2, आंसर क्या आ गया 5 एनर्जी, इधर क्या है सर 3, इधर क्या है सर 2, इक्वल टू कितना आ गया 5। एक बच्चा के दिमाग में आया, सर ये m क्यों नहीं ऐड करो, बेटा ये m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दिखाता है, ये एनर्जी में रोल नहीं प्ले करता है। तो आप अगर मैं बात करूं तो सर किस दो का एनर्जी सेम है, तो आंसर आ गया D एंड E हैव सेम एनर्जी। बिल्कुल सेकंड विल बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑरली सॉल्व किया जा सकता है। आपको n+l आपको पता होना चाहिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो n+l से देखते हो। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जैसे Li2+, B3+, अरे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे He2+, अरे He2+ ने He+, या फिर हाइड्रोजन के लिए, तो वहां पर n पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंसीडर n नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो पेपर को कैसे हार्ड बनाया जाता है, यह क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बट इसमें लेंथी कितना कर रहा है पहले देखो। कंसीडर n नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। क्या बात है सर, अगर मैं तेरे को पूछूं ClF3 का स्ट्रक्चर तो तुम बोलेगा सर ClF3 क्लोरीन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाया यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर। तो सर ClF3 का अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछूं मुन्ना तो Cl, अरे यार जो हमारा बॉन्ड पेयर होता है ना वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। कौन सा पोजीशन में, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में। ये कहां पढ़ाया जाता है सर, केमिकल बॉन्डिंग में। चिक चिक के टीचर चिल्ला के आपको पढ़ाते हैं बेटा कि जब भी आपको, अगर आपको क्या दिखे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर दिखे, तो वहां पर जो हमारा 2 लोन पेयर होता है ना मुन्ना, वो 2 लोन पेयर कौन सा पोजीशन पे होता है, 2 लोन पेयर होता है सर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझ रहे हो, यही हमारा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ किसका मुन्ना, ClF3। समझ में आया। तो सर ये बात तो कर दिया, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है सर, तो यहां से n की वैल्यू हमको कितना निकल के आ गया 2। अच्छा सर, अब हमसे क्वेश्चन में ये एक कहानी थी, ये एक कहानी, दूसरी कहानी इधर आओ। कह रहा है द आयन फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग विच हैव n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इस 4 आयन है, अब देखो एक एक करके देखो। वेनेडियम 3+ है, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम, अरे नहीं समझ में आया, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, तो इसका आता है 3d3, तो यानी 3d2 हो जाएगा क्योंकि 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और d से 1 इलेक्ट्रॉन गया। टाइटेनियम, एस्केडियम टाइटेनियम तो 22 है मुन्ना, तो इसका क्या बच गया 3d1 बच गया। इधर देखो कॉपर 29 होता है, 3d9 4s2 होता है, 3d10 4s1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। निकेल 3d8 होगा, समझ रहे हो, और ये टाइटेनियम एस्केडियम टाइटेनियम तो बेटा यहाँ 3d2 हो जाएगा। अब देख, अगर मैं फिर तेरे को एक चीज बताऊं, क्या बताऊं मुन्ना, इधर ध्यान से देख मुन्ना, इधर ध्यान से देख। क्या, अगर तू 10 इलेक्ट्रॉन को फील्ड करता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, अगर इन चीज में 10 इलेक्ट्रॉन तू फील्ड करता है, 1 2 3 4 5
6 7 8। अगर 3D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये क्या है, 3D8 का है। और 3D8 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर इस केस में कितना दिखाई दे रहा है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं चमक में आया। अगर D2 है तो उस केस में तो होगा ही होगा। तो मतलब ये और यही अपना आंसर करेक्ट है। इसके अलावा इसमें एक अनपेयर्ड, अच्छा 3D2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3D2 भी हो सकता है, 3D2। तो D2 और D8 यानी ADE कहीं दिख रहा है, ADE विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले n इक्वल टू 2 कहां से पता चला मुन्ना, n इक्वल टू 2 हमको पता चला यहां से। और फिर हमको कह रहा है इन सारे आयन में से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना कि ClF3 के मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन लेंदियर क्वेश्चन था, तो इसलिए बच्चों को टाइम लगा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन 2 स्टेटमेंट, बायोमोलिक्यूल, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, अगर आप नहीं विश्वास तो जाके पढ़ लो, मैं पढ़ के आया हूं तो आपको बता रहा हूं। डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रेट 2,4 DNP टेस्ट बोल दो, इसको ब्रैडी रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैडी रिएजेंट। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो डी ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट जो होता है ना, ये 2,4 DNP से रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा एनसीईआरटी में बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है, डज नॉट रिएक्ट विथ। क्यों, ये दिखाता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका 99% फ्री स्टेट में अगर बात करूं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही पाया जाता है। ग्लूकोज जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। तुम बोलोगे सर जो फ्री हमारा एनसीईआरटी में जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर दिया, बेटा वो ओपन स्ट्रक्चर जो भी रिएक्शन तुमको दे रहा है ना, वो पहले साइक्लिक को ब्रेक किया होगा, ओपन में बनाया होगा, फिर ओपन के साथ रिएक्शन दिया होगा। बहुत डीप बात बोल रहा हूं, ये एडवांस में पढ़ाया जाता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखोगे साइक्लिक से और जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें 99% साइक्लिक फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, 0.1% जो लीनियर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और जो भी अगर रिएजेंट हमारा ओपन स्ट्रक्चर से रिएक्ट करता है, मतलब पहले वो साइक्लिक को ब्रेक किया होगा ओपन में, उसके बाद वो रिएक्ट किया होगा। सर इतना डीप मत जानते हैं सर, हम सिंपल समझते हैं। डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट नहीं करता है 2,4 DNP से साथ, उसके साथ एक और कंपाउंड बोलूं हाइड्राजीन, मतलब हाइड्राजीन बोलूं NH2 हाइड्रोक्साइड में NH2OH जो होता है, NH2OH के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो भैया पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टार्च ऑन हीटिंग, एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में दिया हुआ है, विश्वास नहीं तो जाके देख लो। स्टार्च क्या होता है, C12H22O11, ये क्या होता है मुन्ना, स्टार्च। ये क्या होता है, स्टार्च, समझ रहे हो। स्टार्च को अगर आप हीट करते हो, अगर आप स्टार्च को क्या करते हो मुन्ना, हीट करते हो, स्टार्च को क्या करते हो, हीट करते हो। सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है मुन्ना, कह रहा है रिएक्ट, ये रिएक्ट थोड़ी ना करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, समझ रहे हो, मैंने सही कर दिया था। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर नजर स्क्रीन की तरफ। अगर यहां पर कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एनसीईआरटी क्लियर लिखा है H+ और यहां पर लिखा है डाइल्यूट, नॉट यहां पर कंसंट्रेटेड कह रहा है, और यहां पर उसने लिखा है 393 केल्विन और 223 ATM, जाके चेक कर लो। अरे मैं खुद नहीं कह रहा हूं एनसीईआरटी में। और यहां पर क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है मुन्ना, ग्लूको बनाता है। क्या बनाता है, गुल्लू बनाता है, अपना गुल्लू बनाता है, समझ रहे हो। अपना गुल्लू को तैयार करता है ये कौन, अपना गुल्लू को तैयार करने के लिए कौन रेडी है मुन्ना, अपना गुल्लू को तैयार करने के लिए रेडी है स्टार्च। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि डाइल्यूट H2SO4 का अगर 393 केल्विन 223 ATM पे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो अपना गुल्लू बन जाएगा, किससे, स्टार्च से बन जाएगा, हाँ या ना। तो बेटा ये जो कह रहा है कि सर यहां पर बनाया तो सही बात है, लेकिन ये गरीब आदमी कर दिया, ये कंसंट्रेटेड, वाटर भी बाहर निकल जाएगा, अरे सिर्फ कार्बन बन जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड लोगे ना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और 12 मोल कार्बन बचता है, 11 मोल H2O बाहर निकल जाएगा। तो यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये तो गलत कह रहा है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो गलत कह रहा है। सर ये कहां का कॉन्सेप्ट है, सर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। सर पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि अगर हमारा फ्री CHO ग्रुप होता तो वो रिएक्ट कर लेता ब्रेडी रिएजेंट के साथ, और हाइड्रोक्सिल के साथ तो नहीं प्रेजेंट होता साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसीलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। कौन, 2,4 DNP टेस्ट। सर दूसरा, सर स्टार्च बनाता है ग्लूकोज, अपना गुल्लू बनाता है, लेकिन तब बनाएगा गुल्लू को जब डाइल्यूट लेंगे, अगर कंसंट्रेटेड लेंगे गुल्लू मर जाएगा। क्या हो गया सर, पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो, कंसंट्रेटेड है सर, पूरा का पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर तुम लोग एक चीज अच्छा लग रहा है ना, तो तुम हमको रिएक्शन बताना, किसके साथ, हम रिएक्शन बताना, गुल्लू, अपना गुल्लू रिएक्शन करेगा कॉन्क H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन बताना बेटा, रिएक्शन कमेंट्स में, मैं देखता हूं कितने बच्चे जानते हैं। और ये आ सकता है इंपॉर्टेंट है, कितना मोल, रिएक्शन बैलेंस करके बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन
द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कह रहा है इनकरेक्ट। अरे सावधानी हटी, गरीब आदमी सही नहीं गलत पूछ रहा है, कह रहा है कौन गलत है, चलो देखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, पहला कह रहा है मैग्नीशियम, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहां होता है, फिर कह रहा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहां होता है, कार्बन, कार्बन कहां होता है, कार्बन कहां होता है, कार्बन कहां होता है, कार्बन होता है ऊपर, ठीक है मुन्ना, और ऑक्सीजन कहां होता है, ऑक्सीजन इधर होता है, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक बात बताओ मुन्ना, लेफ्ट टू राइट अगर तू बोलेगा साइज, तो सर बोलेगा तू साइज इसका ज्यादा है सर, और इस दोनों में इसका ज्यादा है सर, इस दोनों में सर इसका ज्यादा है। अरे यार लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, जिस कारण साइज छोटा होता है। भाई इतना तो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा के रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं तेरे से ऑर्डर पूछूं, अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे जो लार्ज साइज होगा वो मैग्नीशियम का होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम का, उसके बाद हो जाएगा कार्बन का, उसके बाद किसका हो जाएगा मुन्ना, उसके बाद हो जाएगा कार्बन का, और सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन का। कहीं दिख रहा है मैग्नीशियम एल्युमिनियम कार्बन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल सही ऑर्डर बा है। दूसरा देख मुन्ना, अगर मैं दूसरा बोलूं, अगर बेरिलियम, बेरिलियम किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का, तो ये गड़बड़ ऑर्डर है, ये गरीब आदमी है। अगर तेरे को बात करूं, अगर मैं फिर इसी में लिखूं बेटा मैग्नीशियम, अगर बेरिलियम बात करूं, बेरिलियम कहां होगा, बेरिलियम इधर होगा, तो बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, और बेटा मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, और सिलिकॉन कहां होगा, सिलिकॉन यहां कहीं होगा, तो सिलिकॉन का साइज सबसे छोटा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, बेरिलियम का साइज अरे सेकेंड पीरियड में तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे लार्ज किसका होगा, सबसे लार्ज किसका होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका होगा, एल्युमिनियम का, उसके बाद किसका होगा, सिलिकॉन का, और बेरिलियम का सबसे छोटा क्यों, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, अरे नहीं समझ रहे हो। और ये तीनों क्या है सर, थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये तीनों क्या है सर, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, समझ रहे हो। तो सर ये हमारा क्या हो गया, आंसर तो मिल गया बेटा, यही आंसर सही है। एल्युमिनियम क्या होगा, थर्ड पीरियड का, साइज बड़ा होना चाहिए। बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन कहां होगा, बोरॉन कहां होगा, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। बेरिलियम, बेरिलियम 4, बोरॉन यहां कहीं पर होगा, इधर बेरिलियम होगा इधर बोरॉन होगा, तो बेटा इसका साइज बिल्कुल सर। नाइट्रोजन कहां होगा, बेटा नाइट्रोजन यहां कहीं होगा, समझ रहे हो, नाइट्रोजन यहां कहीं होगा। फ्लोरीन कहां होगा, फ्लोरीन यहां कहीं होगा। तो सबसे बड़ा साइज बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और एल्युमिनियम का साइज सबसे बड़ा क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अरे गधा, मैं बता रहा हूं ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ऑर्डर सही है, ये गलत ऑर्डर है, सही ऑर्डर इसका मैंने यहां लिख रखा है, समझ रहे हो, इसका ये सही ऑर्डर है, सेकंड वाले ऑप्शन का सही ऑर्डर मैंने यहां लिख दिया है। ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, समझ रहे हो, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर। और हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यही वाला स्टेटमेंट, समझ में आया। सिलिकॉन फिर से थर्ड पीरियड, फास्फोरस देख लो यार, लेफ्ट टू राइट वाला चीज है, कहानी इजी। अगला बहुत इजी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन अ इक्विलिब्रियम का शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कहां मिलते हैं मुन्ना, एग्जाम्पलर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां मिलते हैं, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर किए होगे तो आप जरूर ये क्वेश्चन करके जा सकते हो। क्या रहा है, आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। बेटा ये क्या है, आइस है सर, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है सर, वाटर में है, ठीक है। आइस क्या कर रहा है सर, किस फेज में होगा सर, तुम बोलोगे सर सॉलिड फेज में होगा, सर सॉलिड फेज में होगा, ठीक है मुन्ना। वाटर किस फेज में होगा सर, लिक्विड फेज में होगा। अच्छा ये इक्विलिब्रियम में था, हमसे कह रहा है 1 atm पे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 23 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे, ये कहानी हमको दे रखा है क्वेश्चन में, समझ रहे हो। इसके आगे की कहानी देखो, इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, मतलब तुम प्रेशर क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज करके कितना कर दे रहे हो, 2 टाइम्स कर दो, 2 गुना बढ़ा रहे हो, ठीक है मुन्ना। तो आप बोलो कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बात है सर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एक बात बता मुन्ना, अगर तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस क्वेश्चन से पढ़ा होगा, टेम्परेचर तेरा कांस्टेंट है, तेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस मोल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी प्रेशर तू बढ़ाएगा तो तेरा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट, तुम बोलेगा सर बिल्कुल डाउट नहीं। अच्छा तो आइडेंटिफाई द करेक्ट। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, बोलना सही है कि नहीं, आइस फ्लोट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या ये सही लिखा हूं, क्या ये सही लिखा हूं, क्या बर्फ जो होता है पानी के ऊपर, सतह के ऊपर तैरता है, क्या मेरी बातों से तुम एग्री करते हो, हां या ना। अगर तू मेरी बातों से एग्री करता है मुन्ना, तो तू ये बोलेगा अगर आइस फ्लोट होता है वाटर से, मतलब डेंसिटी ऑफ जो आइस होता है वो क्या होता है, कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर की तुलना में, इस बात से भी एग्री करता होगा। तुमने बोला सर ये बात भी एग्री कर दिया, अगर डेंसिटी ज्यादा होता तो उसके अंदर डूब जाता। अरे एक लोहे को तुम पानी के ऊपर डालोगे तो अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि लोहे का डेंसिटी ज्यादा होता है पानी की तुलना में। बिल्कुल सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो डेंसिटी है वो वाटर का ज्यादा है आइस की तुलना में। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है।
तो तुम बोलोगे अगर इसका डेंसिटी ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मोर होगा। अरे नहीं समझ में आया, अरे मैं कह रहा हूं जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। अरे कम डेंसिटी, तू सोच, तू कहीं मतलब डेंसिटी कम का मतलब समझता है, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम लोग हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेस, वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसका वाटर का डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम है, और डेंसिटी ऑफ आइस तो यानी ज्यादा है तो यानी इसका वॉल्यूम मोर है। अच्छा सर, अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, अब तुम जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया, जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन डाटा, तो वॉल्यूम बिल भी क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज स्टार्ट करेगा। और वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम किसका कम था, तुम बोलोगे सर वॉल्यूम वाटर का कम था, वॉल्यूम वाटर का कम था तो वॉल्यूम वाटर का क्या होगा, और वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो रहा है। अरे यार, वॉल्यूम किसका कम हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम किसका कम था, वाटर का क्या था, कम था, और इसका क्या था, ज्यादा था। तो बेसिकली जैसे जैसे तुम प्रेशर और बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा, जो आइस होगा ना, आइस, जो आइस होगा वो क्या होगा, स्टार्ट मेल्टिंग। आइस क्या होगा, स्टार्ट मेल्टिंग। आइस क्या होगा, स्टार्ट मेल्टिंग। क्यों मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, क्यों मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है और हमको वॉल्यूम कम होगा, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। क्यों, क्योंकि भैया इसका वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था। तो आइस क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट करेगा और अपना वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा मुन्ना, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आइस अपना वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आइस वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम जैसे दो चीजें होगा, जैसे तुमने टेंपरेचर कांस्टेंट रखा है और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा किसका, आइस का, और मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मेल्टिंग में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। क्यों, क्योंकि बेटा टेंपरेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कम टेंपरेचर पर ही हमारा कम मेल्टिंग, मतलब कम लोअर, मतलब 0 डिग्री से और कम हो जाएगा, यानी कम टेंपरेचर पे ही, मतलब लो टेंपरेचर पे हमारा पूरा का पूरा आइस पिघल जाएगा। तो जैसे जैसे तुम प्रेशर डबल करोगे पूरा का पूरा आइस पिघलने लगेगा। वॉल्यूम क्या होगा मुन्ना, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, तो आइस पिघलेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि आइस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, डेंसिटी उसका क्या है मुन्ना, कम है। तो बेसिकली इसके हिसाब से हमारा क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेज, नहीं भैया अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेज नहीं करेगा। लिक्विड फेज डिसअपियर, नहीं भैया लिक्विड फेज और बढ़ेगा। द सॉलिड फेज आइस डिपी कंप्लीटली, बिल्कुल सॉलिड फेज आइस आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, नहीं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन जो होता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको देखो, पहले आपको बोला है ये चीज, मैंने बोला प्रेशर बढ़ाओगे 2 टाइम्स तो टेंपरेचर कांस्टेंट रखने पर पीबी इक्वल टू एनआरटी से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा, अगर तेरे को ये पता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, मतलब आइस का डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, और जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा, तो तुम जैसे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपना क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। और वॉल्यूम किसका कम होगा सर, आइस का कम होगा। और जैसे जैसे वॉल्यूम आइस का कम होगा मतलब वो लिक्विड में बदलेगा। लिक्विड और टेंपरेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो गया, क्योंकि तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो मेल्टिंग कम ही टेंपरेचर पे वो मेल्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आइस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा थोड़ी देर में। क्लियर। द बेस्ट ऑप्शन 3। मजा आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल ने बहुत करा के रखे, आप देख सकते हो। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, में कितना चिक चिक के बोलूं मेरे मुन्ना, जीओसी हर एक सेशन में तुम देख लो जाके, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, एरोमेटिसिटी, बस इसी से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन तो आपके पक्का है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं यहां पर रेजोनेंस मोर है। अरे पीएच का मतलब तू समझ रहा है, यहां पर रेजोनेंस मोर है, यहां पर लेस रेजोनेंस है। समझ रहे हो मुन्ना, ये हमारा क्या है, ट्रोपिलियम आयन है मुन्ना, बहुत गजब का एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड सर आप भगवान हो क्या, नहीं बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, रेजोनेंस कंजुगेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर है तो एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा ना। और यहां पर क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन से देख लेंगे। ठीक है सर। पहला स्ट्रक्चर जो है मुन्ना, उसका मतलब क्या होता है, देखो यहां सी, पीएच का मतलब होता है सर, इससे हमारा फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिनाइल ग्रुप उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा, इतना तो गरीबी जिंदगी में नहीं होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो भैया, जेई में रॉक करोगे, तुम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो बेटा ये बहुत गजब का रेजोनेंस स्ट्रक्चर करता है, 3 का 3 फिनाइल होता है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ट्रोपिलियम आयन से कम स्ट्रक्चर होता है। रीजन, ट्रोपिलियम आयन भैया वो चार्ज को खत्म ही कर देगा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, दुनिया में कोई इधर उधर देखना ही नहीं है। तो बेटा सबसे ज्यादा एरोमेटिक, यानी सबसे ज्यादा सी, उसके बाद सर ए, उसके बाद सर बी, और सबसे लास्ट में ग्रीन ग्रीन ट्री, डी वाला आंसर आ जाएगा। कहीं ऐसा ऑप्शन है, सी ए बी डी, सी ए बी डी, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, मजा आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखो, ये क्या है, ये रिडॉक्स का क्वेश्चन है। अब रिडॉक्स का इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं सोचा था पूछ लेगा, बट कोई नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको रिएक्शन पहचानना है मुन्ना, क्या होगा। देख एक बात बता, मैं तुमसे पूछता हूं,
मैं सबसे पहले मेरा दिमाग आया पता है जब मैं सॉल्व किया तो H2O2। H2O2 तक तेरा स्ट्रक्चर पता है मुन्ना? तू बोलेगा सर H इधर होता है, O इधर होता है, O अरे पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, तो यहां पर कितना में होता है? -1 स्टेट में होता है क्या? ऑक्सीजन। अरे ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। अरे नहीं समझ में आया, पर ऑक्साइड लिंकेज सबको ये बेसिक चीजें पता है। तुमने बोला सर पता है, मैंने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर -1 में है, यहां पर -2 में आ गया, और यहां पर O2 में 0 में आ गया। तो तू ये बता, -1 से 2 यानी डिक्रीज किया, -1 से 0 यानी इंक्रीज किया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हुआ। कहीं पर ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल सर, ये पहला ऑप्शन। अच्छा सर, V2O5 को कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो कैल्शियम इसको हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और वेनेडियम को हटा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर दिख रहा है। अरे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हूं, क्योंकि V2O5 को लात मार के कैल्शियम ने बाहर किया और अपना जगह ले लिया। समझ रहे हो? NaH को तुम भैया इतना हीट दियो कि उसके जो एलिमेंटल फॉर्म होता है उसमें डिसोसिएट किया, तो ये क्या है भैया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेटा यहां पर कंबसन से बेहतर होता है, यहां पर लिखना चाहिए कंबसन, ये लिख दिया कॉम्बिनेशन, यहां पर होना चाहिए कंबसन रिएक्शन, तो ये बिल्कुल कंबसन रिएक्शन है। तो आंसर देख लो यार, ए का 2, बी का, आप ऑप्शन तो मैंने सारा मैच कर दिया, अब तो तुमको पता चल ही गया होगा। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगेन वन ऑफ द बेस्ट एवर क्वेश्चन। सच बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको संभलना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके शिफ्ट में जितने बच्चे हैं सबके लिए ऐसा ये पेपर होगा, मतलब ये क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। कह रहा है अब मॉलिक्यूल P ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिक अंडरगोज रिएजमेंट गिव्स Q। अच्छा पहले राम कहानी देख लेते हैं। कह रहा है P को तुमने एसिडिक हाइड्रोजन कराया, कह रहा है Q को तुमने ओजोनोलाइसिस कराया, तो फिर जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को मैं यहां पर बना लूं। वो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है मुन्ना? ये वाला प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट क्या है मुन्ना? C डबल बॉन्ड O, इधर है CH3, इधर है CH3, ये प्रोडक्ट है। तो तुमसे पूछ रहा है P क्या होगा। दो चीजें करा रहे हो, यहां पर H+ करा रहे हो मुन्ना, ठीक है, और रीअरेंज करा रहे हो, ठीक है। पूरी कहानी के बाद Q मिला, Q को क्या कराया? ओजोनो कराया। क्या कराया? ओजोनो कराया। तो हमको ये चीज हमको क्वेश्चन में दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को मैंने एक लाइन में समराइज कर दिया, आपको समझ में आ गया। तो हमसे पूछ रहा है P क्या है। मैं सच बताऊं, इस क्वेश्चन को अगर पेपर में होता, मैं भी होता, तो थोड़ा सा टाइम लगता, थोड़ा सोचने में मजबूर करता, क्योंकि आपको अब कैसे मेरे को ये पता चला ये सेकंड ऑप्शन है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं मैकेनिज्म, तब मैं तुम्हें बेहतर तमकेगा। देख मुन्ना, यहां पर अगर मैं 5 कार्बन का तुम्हें अगर अल्कोहल बनाऊं, तो ये वाला कुछ अल्कोहल दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत। अगर मैं तुम्हें इसमें बताऊं, इसमें क्या कराता हूं? एसिडिक हाइड्रेशन, H+ कराता हूं, तो तू बोलेगा क्या सर इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा। पूरा मैकेनिज्म से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा देखने, समझो। तो ये क्या करेगा सर, यहां पर इधर सही रहेगा, इधर बन गया OH2+, और OH2+ इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OH2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से OH2+ जैसे जाएगा मुन्ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5 कार्बन का हमारा क्या बन जाएगा? 5 कार्बन का क्या बन गया? फिर से देखो, यहां पर इधर ये है, इधर ये हमारा क्या बन गया? प्लस बन गया। समझ रहे हो? अब इसके बाद गौर से देख मुन्ना, यहां पर क्या है? इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? गौर से बताओ। तुम बोलोगे सर इधर 2 और इधर 3, अरे 2 इधर 2 इधर, तो इसके पास बोलोगे 5 अल्फा H। लेकिन अगर ये यहां पर, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछ लूं, क्या पूछ लूं मुन्ना? ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर यहां पर मिथिलाइड शिफ्टिंग कर दो, Me शिफ्ट, मिथिलाइड शिफ्ट कर दो मुन्ना, मिथिलाइड शिफ्ट कर दो, तो ये क्या होगा? यहां पर गौर से देखना, अरे सावधानी, बिल्कुल नजरे स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। तुम बोलोगे सर यहां पर एक, अरे यार यहां पर एक कार्बन प्लस, यहां पर एक कार्बन प्लस, और यहां पर ये क्या, सॉरी हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। यहां मिथिलाइड नहीं, पहले H इसके पास है ना, यहां पर H से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, मिथिलाइड शिफ्टिंग नहीं। तो तुम बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे मुन्ना? जैसे आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग किया, तो इसके पास जो H था मुन्ना, वो यहां चला गया। अरे H यहां आ गया है, अरे H इसका यहां चला आया है, ठीक है, H इसका यहां चला आया है। समझ रहे हो? थोड़ा सा इधर, और मैं आगे से लिखूंगा, ध्यान से समझना। आगे देखो इधर, इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद तुम क्या करोगे? रिंग एक्सपेंशन। क्या करोगे? रिंग एक्सपेंशन। क्यों रिंग एक्सपेंशन? फायदा है मुन्ना। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा? ध्यान से समझो, बहुत ही कायदे से ये वाला बॉन्ड क्या होता है? टूटता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है? बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो 6 की रिंग बनेगा, ठीक है मुन्ना, 6 का रिंग बन जाएगा। रिंग एक्सपेंशन जो बच्चा पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां हो जाएगा? ये हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, और इस वाले पे क्या आ गया? 2 बॉन्ड आ गया। यहां तक समझ में आया? अच्छा सर, इसके बाद अभी रुकेगा नहीं मुन्ना, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? फिर से हमारा मिथिलाइड शिफ्टिंग हुआ। क्यों? क्योंकि मिथिलाइड शिफ्टिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मिथिलाइड शिफ्टिंग हो रहा है। चलो मैं इधर हट के दिखाता हूं आपको। अगर मैं तुमको बताऊं क्या बनेगा, बेंजीन, मतलब मेरे को साइक्लोहेक्सेन बना लेने दो ताकि मैं यहां से हट जाऊं। देख मुन्ना, ये हमारा बॉन्ड इधर जाएगा, अरे यहां पर Me इधर आएगा, और यहां पर Me, और यहां पर प्लस आ गया। यहां पर क्या शिफ्टिंग हुआ है? मिथिलाइड शिफ्टिंग के बाद यहां तक पहुंचे हैं। समझ रहे हो? अब ये कंपाउंड को ना इधर यहां से लिखते हैं। देखो अभी तक हम कुछ नहीं किया मुन्ना, अभी तक मैं कुछ नहीं किया हूं, ध्यान से समझो, अभी तक मैं कुछ किया नहीं हूं। अभी हमारा कहानी यहां तक पहुंचा। अभी ये क्या बना है?
H प्लस अभी डाल रहा हूं, अभी H प्लस डालूंगा, ध्यान से समझो। अब यहां पर प्लस है, बगल में H प्लस हटेगा, तो इस मॉलिक्यूल के बाद की कहानी देखो, इधर है प्लस, इधर है प्लस, यहां से बेटा मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, ठीक है, समझते चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैकेनिज्म। बगल से सर H प्लस हट जाएगा, तो ये हमारा क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। और कौन सा एल्कीन बना, ये हमारा एल्कीन बन के तैयार हुआ। तो ये हमारा क्या है, क्यू। ये वाला कंपाउंड क्या है मुन्ना, ये इतना देर से जो बनाए, ये हमारा क्या है, क्यू। अब देख, क्यू को ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, क्यू को क्या करा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। मतलब अपना ओजोनो आएगा तो O3, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मान के चलते हैं, H2O के प्रेजेंस में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है मुन्ना। और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर 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 इधर, ठीक है मुन्ना, इधर। और यहां क्या बना लिया, डबल बॉन्ड O, इधर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहां तक, तो ये क्या बन गया, CH3, इधर CH, इधर CH, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ये बना, क्या बना लिया, डाई एल्किल ग्रुप बना लिया, समझ रहे हो, डाई कीटो ग्रुप बना लिया। अभी तक तू समझ। अब इसके बाद क्या करा रहे हो, ओजोनोलाइसिस फ्लोडेड बाय एल्कलाइन कंडीशन। अब इसमें क्या डाल रहे हो, अभी भी नहीं रुका है रिएक्शन, अभी भी और जाएगा। सर इतना टफ क्वेश्चन कैसे बनाते, इसलिए मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मुन्ना जो आपको स्किप भी करना आना चाहिए। अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आपके पेपर में, अगर आप एल्कलाइन मीडियम में लोगे तो क्या होगा, देख मुन्ना, इसका एसिडिक एच यहां से जाएगा, और एसिडिक एच ये क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। इसके पास एसिडिक एच है, समझ रहे हो, तो इसका एसिडिक एच यहां से जाएगा मुन्ना, और ये माइनस जो है, ये माइनस क्या करेगा, जाके इस पे अटैक कर देगा। और जैसे ये माइनस अटैक करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है मुन्ना, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं यहां पर फिर से एक बार बना दे रहा हूं। ये जैसे अटैक करेगा, बॉन्ड खुल जाएगा, और एल्डोल कंडेंसेशन बन के हमारा रेडी हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां पर C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहां पर क्या है, CH3। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा R है, ये हमारा क्या था, Q था, और ये हमारा P क्या है, ये हमारा जो पहला कंपाउंड जो यहां लिए थे, ये स्टार्ट जहां से हुआ था, ये P था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा मैकेनिज्म जिस बच्चे को आता होगा वही कर पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करना समझो, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, इससे बेहतर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के और क्वेश्चन पे लगा सकते हो। तो इसीलिए बोला था 28 जनवरी का पेपर टफ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग एलिमेंट, इंडियम, थैलियम, एल्युमिनियम, पीबी, लेड, ये सब का दिया हुआ है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमसे सिंपल नहीं पूछा कि ये बता दो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, हमसे पूछ रहा है उस कंपाउंड का बताओ जिसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी हो इस सारे में से। अब तुमको एक चीज बताता हूं ध्यान से, ये जो चीज बता रहा हूं ना, किसी को मत बताना। आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट कैसे याद किए हो। अगर आपको मैं बताऊं, बहुत उथल पुथल ऑर्डर है, बहुत उथल पुथल ऑर्डर है, आप कैसे याद किए, चलो मैं आज को बता देता हूं। बैटिंग, क्या याद बोल रहा हूं, क्रिकेट चल रहा है, IPL देखने मत जाना, टाइम बिल्कुल इधर फोकस होना चाहिए। BATI, मतलब थैलियम, I इंडियम, G गैलियम, समझ रहा है। ये बैटिंग ऑर्डर होता है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13। अगर मैं तेरे को बोलूं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14, तो तुम क्या बोलेगा, सर ग्रुप 14 के लिए भी ट्रिक है। मैंने बोला बेटा है ना, ग्रुप 14 के लिए ट्रिक है ना। अरे ट्रिक से भी बेहतर चीजें देता हूं। कहे सीताजी सुनो पार्वती, गलती कर दिया, कहे सीता जी सुनो पार्वती। मैं अगर आपको बताऊं तो पार्वती पहले आ जाता है, सुनो बाद में चला जाता है। पार्वती जी कह रहे हैं पहले हमको, बाद में सुना, पहले सीता जी क्या कह रहे हैं उसको सुन लो, समझ रहे हो बेटा। यहां पर एक इंटरचेंज देखने को मिलते हैं, बाकी ऑर्डर सेम होते हैं। तो ये ग्रुप 14 का हो गया, ग्रुप 15 का। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा अप्रैल अटेम्प्ट में, फिर से कह रहा हूं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्टार स्टार बना दिया, आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमको वो कहानी नहीं था, इस क्वेश्चन में हमको ना डाटा बेस थोड़ा क्वेश्चन है। हालांकि डाटा नहीं भी बताता तो अगर तुमको ये याद होता तो तुम कर ले जाओगे, बट एनसीईआरटी में मुन्ना ये आपको डाटा दिया हुआ, इंडियम का, थैलियम का, एल्युमिनियम का, पीबी का, एसएन का, जो ऑर्डर जो ये डाटा है ना, इसी चीज को सेटिस्फाई करता है। तो इसको अच्छा याद कैसे करेंगे, अरे मैंने बोला बंद, रुक जाओ ये गलत ऑर्डर बता दिया, रुक जाओ, ये किसका ऑर्डर बता दिया, डेंसिटी का ऑर्डर बता दिया। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, ठीक है मुन्ना, ये ट्रिक है जो मैं बोला हूं ना, बंद करके, ठीक है मुन्ना, ताला, बंद करके क्या बोला, बंद करके, अरे बंद करके ताला, बंद करके, ठीक है, करके ऊपर लिखा हुआ, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, समझ रहे हो। ये किसका ऑर्डर है मुन्ना, ये ट्रिक से याद रखना, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 का है। मेरा ट्रिक
समझ रहे हो? एमएपी जीपी डीबीसीओवाई सीधे शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। ये फिर कह रहा हूं, बंद करके तारा गया एल्युमिनियम इंडिया ग्रुप 13 का जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पिक ऑर्डर है, सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब इस डाटा के हिसाब से ये इससे भी बन जाएगा, बट अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है इसका हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है मुन्ना? आई। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाईएस्ट। और लोएस्ट किसका है मुन्ना? 558। इसका क्या है मुन्ना? लोएस्ट। समझ रहे हो? तो हाईएस्ट और लोएस्ट पता चल गया। तो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इंडियम का? इंडियम +3 और +1 दोनों दिखाई देता है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो +3 इसका क्या होता है? स्टेबल होता है। समझ रहे हो? वहीं पर अगर मैं बात करूं जर्मेनियम, तो जर्मेनियम मुन्ना क्या दिखाता है? +2 और +4 दोनों दिखाता है, लेकिन जर्मेनियम का क्या होता है? +4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जर्मेनियम का +4 वाला क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो +4 एंड +3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह वाला कंडीशन लग के आपको देखो पी ब्लॉक में ना, आप अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत कायदे से चल के चले जाओगे तो पी ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपसे बन गया होगा। The metal ion which electronic configuration is not affected by the nature of ligand and which give a violet color non-voluminous flame under the hot condition। देख भाई क्या रहा है? not affected by the nature of ligand, मतलब nature of ligand पे इफेक्टेड नहीं कर रहा है। सीधे आप बोरेक्स बीट टेस्ट, जनरली बोरेक्स बीट टेस्ट लोग याद रखते हैं कोबाल्ट का, निकेल का, आयरन का, यहां पर आपको टाइटेनियम वगैरह का पूछ लिया। तो अगर मैं आपको बात करूं क्रोमियम का, तो इसका क्या बनता है? ब्राउन बनता है। ठीक है। टाइटेनियम का क्या होता है मुन्ना? कलरलेस होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। समझ रहे हो? कलरलेस होता है और वायलेट कलर होता है रिड्यूसिंग फ्लेम में। Mn2+ का क्या पूछ रहा है? Mn2+ का अगर मैं तुम्हें बात करूं तो इसी का क्या होता है? वायलेट कलर होता है। Na2+ की बात करूं तो इसका भी क्या होता है? कलरलेस होता है। समझ रहे हो? तो ये आपको बोरेक्स बीट टेस्ट का कलर याद होना चाहिए। फ्लेम टेस्ट है, किसका है भैया? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एक ये एस ब्लॉक का और बोरेक्स बीट टेस्ट डी ब्लॉक का। बोरेक्स बीट टेस्ट मैं क्या करूंगा, जितना ये टेस्ट वेस्ट है ना यार, एक जगह एक पीडीएफ में सारे एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से कर लेना, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। तो अब देखो अगर आप बात करोगे ना तो आंसर आना चाहिए अपना क्या? ये वॉयलेट कलर होता है। अरे मुन्ना अगर मैं आपको बात करूं, इसका वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर होता है कौन सा मीडियम में? रिड्यूसिंग फ्लेम में। किस में? रिड्यूसिंग फ्लेम में। रिड्यूसिंग फ्लेम में। और यहां पर होता है इसका, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो इस गरीब आदमी ने ये नहीं बताया विच गिव अ वॉयलेट कलर इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम की बात करना चाह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर Ti3+। समझ में आया? एनटीए यही आंसर दिया था। कुछ लोग Mn2+ बता रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है। समझ रहे हो? ल्यूमिनियस फ्लेम में होता है। अरे हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपसे बना होगा अगर आप सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छा से करके गए होगे ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ना मैं कैसे बोलूं, इस क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो एक बच्चा जेई एडवांस का ये प्योर क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये प्योर जेई एडवांस का क्वेश्चन है। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक बात बताऊं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, देख मुन्ना, कोई भी चीज का रेट जो होता है ना, वो बोला हूं कि कंसंट्रेशन की पावर n के बराबर हो जाता है। nth ऑर्डर ये बता के रखा हूं, हर एक बार बताता हूं। अगर मान लो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये nth ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है। और अगर nth ऑर्डर रिएक्शन का अगर मैं निकालने जाऊं, यहां पर अगर मैं पूरा कहानी निकालता हूं, क्या nth ऑर्डर का मैं रिएक्शन का पूरा कहानी बताता हूं। अगर मैं बोलूं dx, ठीक है मुन्ना, x की पावर n लिखता हूं, इक्वल टू क्या होता है? माइनस का k, इधर हो गया dt। अगर इधर dt है, ठीक है, क्या है मुन्ना? dt। क्या है मुन्ना? dt। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा, अगर मैं बोल दूं यहां पर मुन्ना, अगर कंसंट्रेशन 0 है तो हमारा कंसंट्रेशन क्या है? x0। समझ रहे हो? और जब हमारा टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? xt आ गया। तो यहां से तुम पूरा इसका 1/x इसको क्या लिख सकते हो? अरे एक चीज आपको पता है, इंटीग्रेशन x की पावर -n dx, ये क्या होता है मुन्ना? ये क्या होता है मुन्ना? x की पावर 1 - n डिवाइड बाय 1 - n। अरे बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मत बोलना सर ये क्यों पढ़ा रहे हो। अरे इस क्वेश्चन में nth ऑर्डर में यही करना पड़ेगा। तो आप यहां से अगर पूरा रिएक्शन रेट वगैरह निकालोगे, पूरा कहानी निकालोगे, तो एक इक्वेशन बन के आएगा। देखो मैं आपको सिर्फ रटवा नहीं रहा हूं मुन्ना, पूरा करके भी दिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं इधर आता है 1/n - 1 इंटू 1/at, ठीक है मुन्ना, कंसंट्रेशन टू द पावर n - 1 इंटू 1 - a0, ये पूरा यहां पर a0, अरे यार यहां तुम बोलेगा a0, इसको यार तू a0 नहीं, इधर तू क्या रख दे, यहां पर मैं x0 जो है ना उसको a0 के बराबर लिखा हूं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, x0 के टर्म में ही बोल सकते हो, a0 के टर्म में ही बोल सकते हो। इक्वल टू जो होता है ना मुन्ना, ये kt के बराबर होता है। ये इसी को तुम सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो ये पूरी राम कहानी यहां तक पहुंचेगा। समझ रहे हो? अब ये पूरा आपको पहले पता होना चाहिए। और इसी रिएक्शन में जब तुम और सॉल्व करोगे, अगर t की जगह पे t हाफ पुट करोगे तो यहां से एक रिलेशन होता है, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी a0 बोल दो
या सी नॉट बोल दो, इसकी पावर क्या होता है मुन्ना 1/2, मतलब n-1। तो अगर तेरे को ये बन के आया, ये कहां से बन के आया, ये इसी रिएक्शन को और फर्दर सॉल्व करोगे तो बन के आएगा। पहली बात तो तुमको यहां तक बच्चे पता है क्या करते हैं, टीचर आपको ये रटवा देते हैं। आपको कैसे समझ में आया, ये रिएक्शन से, इसको और आगे सॉल्व करोगे, यहां पर 80 की जगह पे a0/2 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये तुम आप ये मतलब रिलेशन आप देख सकते हो। 80 की जगह पे a0/2 करोगे तो यहां t हाफ करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है। मतलब सर अगर मैं बोल दूं आपको एक चीज और बताऊं क्या मुन्ना, अगर मैं बोल दूं सर a0 1 का कंसेंट्रेशन, समझ रहे हो, n-1 डिवाइड बाय a0 दूसरा कंसेंट्रेशन किसी और कंपाउंड का कंसेंट्रेशन इक्वल टू t हाफ पहले वाले कंपाउंड का डिवाइड बाय t हाफ दूसरे वाले कंपाउंड का। ये रिलेशन का यूज करके मुन्ना अब आपको क्या करना है, यहां पर इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखा है, t हाफ दे रखा है, यहां पर पुट करके यहां पर तुमको पहले n निकलेगा, यहां से क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, n। और जैसे n निकालोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूं, एक करके दिखा देता हूं मुन्ना। बोलोगे सर मास्टर पूरा बता दिया भाग गया, खुद से कैलकुलेशन नहीं किया। मास्टर बोलता है कि खुद से कैलकुलेशन, चले जा नीचे भाई तू। हाँ, अगर बोलोगे कि मास्टर खुद से कैलकुलेशन नहीं किया और भाग गया, चलो भाई मैं खुद से कैलकुलेशन तुमको मैं करके आया हूं, पूरा आंसर तक पहुंचा हूं, आपको करके दिखा देता हूं। इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, nth ऑर्डर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है भैया, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। जेईई एडवांस वो भी एक nth ऑर्डर है प्लस मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। अभी दिखाता हूं, इधर आओ तो सही, अब देख मुन्ना ध्यान से समझना। हाँ, यहां पर a1 कंसंट्रेशन कितना है, तुम बोलोगे सर 0.1 है सर। उसके बाद सर ये कितना है सर, a2 कितना, a0 कितना है, a2 कितना है मुन्ना, इधर बोलोगे 0.025 है, समझ रहे हो। इसका होल पावर n-1, अरे दोनों n पावर n-1 कॉमन ले लिए। t हाफ कितना है मुन्ना, 200 डिवाइड बाय 100 की पावर कितना है मुन्ना, कुछ नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करो, यहां से अगर जीरो हटाओगे तो कितना जीरो जाएगा, 2 जीरो और जाएगा, 25 चौका 100, यानी 4 की पावर n-1 इक्वल टू कितना हो गया मुन्ना, इधर हो गया, इधर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 2 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n-1 इक्वल टू 2 की पावर 1। कुछ गलती हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। ओके, सॉरी, अगर ये नीचे आएगा ना मुन्ना, अरे यार T2/T1 इक्वल टू a0/2, यहाँ a2 a1 में उल्टा हो गया, समझ रहे हो, यहाँ रिलेशन उल्टा मैंने पुट कर दिया। रुक जा, उल्टा हो गया, रुक जा मेरे भाई, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, होल्ड ऑन, ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझ रहे हो तुम। चलो यहां पर तक था, यहां तक कोई समझने में दिक्कत वाली बात एक बार बताओ। अब इसमें ना तुम यहां पर पुट करो, जब a0 कंसंट्रेशन है तो t1 हाफ कितना है, जब a2 कंसंट्रेशन है तो t2 हाफ कितना है, समझ रहे हो। और वहां पर 0.10 ने यार ये दे रखा था डाटा, अरे यार ये डाटा दे रखा था, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर अगर आप गौर करोगे तो ये क्या है 0.100 कंसंट्रेशन जब a0 है तो उस समय t हाफ क्या आ जाएगा a2, यहां पर ये t1 t2 में रिलेशन चला जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर इधर गौर से देख लो मुन्ना, यहां पर पहले होता है 2, यहां पर होता है 1, समझ रहे हो, वो इसको डिवाइड मारोगे तो उसी से आता है। तो यहां करोगे डिवाइड बाय क्या मुन्ना, डिवाइड बाय 0.025 होल की पावर क्या है मुन्ना n-1 इक्वल टू इधर आ जाएगा क्या 100 बट्टे इधर क्या आ जाएगा 200 की पावर क्या आ गया मुन्ना, बस सेव कर। अब देखो इसको सॉल्व करो मुन्ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मुन्ना 2 की पावर -1। इसको सॉल्व करो 2 की पावर 2n-2 इक्वल टू 2 की पावर -1, यानी मतलब 2n- कितना लेंथी कैलकुलेशन दिया है भाई। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। 2n-2 इक्वल टू -1, तो यानी आ गया 2n इक्वल टू आ गया प्लस का 1, तो n इक्वल टू आ गया हाफ। क्या बात है सर, समझ रहे हो। अभी मैंने सिर्फ एक ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखाया है मुन्ना। अब क्या करो, a0 कंसंट्रेशन t हाफ पे हमारा इतना दे रखा है, a0 की वैल्यू अगर 1 है, अब a0 की वैल्यू तुम 1 हाफ पुट करोगे और यहां पर 1/2 पुट करोगे तो t हाफ यहां पर आपको निकल के आ जाएगा इतना मिनट। बिल्कुल ये ऑप्शन पूरा सही है, बिल्कुल इसी ऑप्शन में कुछ नहीं। a0 की जगह पे a0/2 कर दो, यहां t हाफ कर दो, a0 का कंसंट्रेशन 1 तो 1 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आएगा, उसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बेटा ये गड़बड़ है। चौथा ऑप्शन फिर से वही, a0 की वैल्यू सिम फिर से 1.6, यानी डी और बी सेम कैलकुलेशन है, सेम टाइप का कैलकुलेशन है, बट आपसे वो कैलकुलेशन करवा रहा है तो कर लेना, यानी ए बी डी आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन, समझ रहे हो। अब ये मल्टीपल आंसर है भैया,
जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया जाता है। इसको करने में कम से कम बच्चे को नहीं तो नहीं, मतलब अच्छे अच्छे टीचर की बात बता रहा हूं। आप मेरे को देखे ना, सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। मैं आपको, हाँ मेरे को थोड़ा और टाइम लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताने लगा कि कैसे ये फॉर्मूला जनरेट होकर आया फिर आगे। लेकिन अगर मान लो एक बच्चा करने गया, यहां से भी तुम अगर स्टार्ट करते हो ना करना, तो भी आपको टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है। मैं तो एक ऑप्शन क्या हूं, 2 ऑप्शन और आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करना सीखो जेई मेन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन इजी है यार। अब ये क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो इजी होता है। कार्बन का परसेंट कितना, 14.5, इसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। क्लोरीन का मास कितना, 64.46, इसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। सर हाइड्रोजन का मास कितना, सर 1.8, सर इसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अगर मैं ऐड करता हूं मुन्ना, अगर मैं 100 में से माइनस करता हूं, क्या मुन्ना ध्यान से देखो, 100 में से माइनस करता हूं, 100 में से क्यों, क्योंकि परसेंटेज 100 होते हैं। कितना हो गया 14.5, और कितना है सर 64.46, और कितना है सर 1.8। अगर इसको ऐड करोगे मुन्ना, देख लो ऐड करके, 9 9 8 17 7 हाथ में 1, इधर कितना हो गया 4 4 8 8 1 9 1 10, इधर कितना हो गया 6 1 7 1 8, समझ रहे, इतना आ गया। तो इसका मतलब कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे पता चलेगा सर और कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है मुन्ना? अगर आप नीचे देखोगे ऑक्सीजन दिया हुआ है, मतलब सर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सर 100 माइनस सर 80.76 करोगे तो ये कितना आ जाएगा मुन्ना, ये आ जाएगा 19 पॉइंट, ये आ जाएगा 24, 19.24, इधर हो गया 4, इधर हो गया 9 में से 2 गया 7, 19.24। यानी ऑक्सीजन का कितना आ गया परसेंट 19.24। इसको कितना 16 से डिवाइड करेंगे तो यानी यहां पर मिनिमम हमारा मोल निकलेगा। इधर कितना निकल गया, इसको डिवाइड करो मुन्ना, ठीक है ना यार, चलो ना आगे। इधर कितना मोल निकल गया, इधर निकलेगा सर 1.2 के मामले में। कैसे पता चला, अरे 12 वन जा 12 कैरी 2 और 35, तो 12 2 जा 24 कैरी 1, तो समझ लो 1.2 समथिंग। क्लोरीन कितना निकलेगा 1.8 के आसपास। हाइड्रोजन कितना निकला है 1.8, ऑक्सीजन कितना निकलेगा 1.2। सर कैसे आपको पता चला भैया, मैं कैलकुलेशन सॉल्व किया हूं, आप भी कर सकते हो, देखो डिवाइड करके। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, अरे सेम क्वेश्चन अगला शिफ्ट में भी कराया हूं, बोर्ड थोड़ा हैंग करने लगा, रुक जाओ, बोर्ड थोड़ा हैंग करने लगा, 1 सेकंड दे दो मुन्ना, ठीक है। चलो अगर मैं आपको बताऊं सिंपलेस्ट रेशियो, क्या बोला हूं मुन्ना, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर दो, 1.2 डिवाइड बाय 1.2, 1.8 डिवाइड बाय 1.2, 1.8 डिवाइड बाय 1.2, 1.2 डिवाइड बाय 1.2। तो यहां से तुमको एक चीज समझ में आया कि सर जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन रहा है, इंपेरिकल फार्मूला बन रहा है, वो क्या बन रहा है, कार्बन कितना है मुन्ना, तुम बोलोगे 1, अरे यहां से कितना आ गया 1, यहां से कितना आ गया सर 3/2, यहां से कितना आ गया सर 3/2, यहां से कितना आ गया सर 1, तो तुम कितना बोलोगे सर कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है मुन्ना 3/2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3/2। तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम पूरे रिएक्शन में होल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो C2H3O2Cl3, ये हमारा बेटा क्या बन गया इंपेरिकल फार्मूला। हमसे इंपेरिकल फार्मूला नहीं पूछ रहा है, इंपेरिकल फार्मूला मास पूछ रहा है। देख रहे हो पेपर को लेंथी बनाया कैसे जाता है, तो कितना निकल जाएगा 12 × 2, अरे नहीं समझ में आया, हम सीधे लिखते हैं मुन्ना, मतलब 12 × 2 24 + 3, तो कितना हो गया मुन्ना 25, प्लस 16 दूनी 32, प्लस 35 × 35.5 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, इधर हो गया 6, इधर हो गया 5 3 जा 15 + 6 3 3 जा 9 107, कितना आ गया 107.6। ये तीनों मास को ऐड कर लो मुन्ना, ये कितना आ गया, कितना आ गया 5 3 जा 15 ना, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 5 3 जा 15 प्लस 1 6, उल्टा में लिख दिया, एक सेकंड दे दो मुन्ना, यहां पर आएगा 106.5, समझ रहे हो। अब ऐड करो 106.5, कैलकुलेशन है मुन्ना, सारे पेपर में पूरे कैलकुलेशन भर भर के रखा था, कितना आ गया 106.5 प्लस इधर कितना आ गया 7, और इधर कितना आ गया 3 + 2 5, तो ये कितना आ गया 5 13 3, और इधर कितना आ गया 6 163.5, कितना आ गया मुन्ना 160, चल जाओ रे 163.5। अब इसको अगर और अच्छे से लिखना है 163 × 10⁻⁻, कितना आ गया माइनस का 1 निकल गया, समझ रहे हो। तो आंसर क्या आ जाएगा 16351365, समझ रहे हो, क्लियर हुआ मुन्ना 165 ऐड करो, कैलकुलेशन गलत कर दिया, 165 आ रहा है मुन्ना, यहां से कितना आ रहा है 165 आ रहा है, ऐड करने पर कितना आ रहा है मुन्ना 165, कितना आ रहा है 165, कर लो, इतना तो कर लोगे 165.5, इसको थोड़ा बेहतर तरीका से लिखेंगे तो 165 × 10⁻⁻1,
तो आंसर अपना क्या पता चल गया, 1665। समझ रहे हो, 1665। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था यार, मतलब क्वेश्चन में जान नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था। ये क्या है, कैलकुलेशन ऑक्सीजन परसेंटेज। किसका परसेंटेज है मुन्ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज। किसका परसेंटेज है मुन्ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज। समझ रहे हो, ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकाले, परसेंटेज मतलब 100 में से माइनस कर दिए, ठीक है, टोटल कैलकुलेट करके 100 में से माइनस कर दिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द मोलरिटी ऑफ 70% मास बाय मास, मतलब इसका मतलब समझो, अगर 100 ग्राम तुम सॉल्यूशन लेते हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस, इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस 70 ग्राम क्या भैया, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। अरे नहीं समझ में आया, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि अगर 100 ग्राम लेंगे ना तो उसमें 70 ग्राम हमारा क्या होगा मुन्ना, 70 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल। अच्छा आप देख, कह रहा है मोनोबेसिक एसिड है, हमको उसका मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छी बात है सर, हमको डेंसिटी दे रखा है। अगर तुमको सॉल्यूशन का, तो मास बराबर क्या होता है मुन्ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया, 1.25। ये इधर जाएगा तो कितना निकल गया, 8 मिलीलीटर निकल गया, 8 मिलीलीटर निकल गया। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं 8 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया, ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मुन्ना। अच्छा अगर मैं मोल से बात करूं तो 70 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 70, यानी इसका 1 मोल हमारा क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 मोल क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट। तो तेरे को एक बात बता, मोलरिटी कोई नहीं निकाल लेगा, मोलरिटी नहीं निकाल लेगा, तुम बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मुन्ना, सॉल्यूट का मोल, डिवाइडेड बाय क्या मुन्ना, मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें मुन्ना, लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में चेंज करो, अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में चेंज करो, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। सर नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, सर 1 मोल दे रखा है, ठीक है मुन्ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है सर, मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है 8, लेकिन ये सर किस में दे रखा है, ml में। तो सर इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, डिवाइड मारो मुन्ना, 8 1 जा 8, कैरी हो गया 2, इधर हो गया 125 सट्टे हो गया कितना, 800। आंसर क्या आ गया, 125। अब गरीब आदमी पूछ रहा है हमसे 125 विल बी द आवर राइट आंसर, बट 10 टू द पावर -1 में पूछ रहा है। तो 10 टू द पावर -1 में कितना आ जाएगा, 125 को लिख दो 1250 इंटू 10 टू द पावर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1250। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। मोलरिटी निकल गया, मोलरिटी मतलब कैपिटल M की वैल्यू निकल गया। समझ में आया, इजी क्वेश्चन। अब फिर से ऑर्गेनिक का एक थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेंदी है। देखो इसमें क्या करा रहा है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मोलिकुलर मास हमको निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पहले निकाल लेता हूं मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन। मोलर मास ऑफ C6H5Cl कितना निकलेगा मुन्ना, तुम बोलोगे सर 72 + 5 + 35.5, समझ रहे हो। तो कितना निकला सर, ये निकला 1112.5, क्या निकला, ग्राम। ये मैं इसीलिए निकाल लिया क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। इधर देखो मुन्ना, क्वेश्चन नजरे स्क्रीन की तरफ, क्वेश्चन इधर देखो, देखते चलो। कह रहा है पहले Mg प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दादू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दादू हमेशा आता है और क्या बना लेता है, ग्रिग्नाल रिएजेंट, MgBr। समझ रहे हो, सर्वदा सब जगह पाया जाएगा। अगला हमारा क्या है, CO2। CO2 को मुन्ना हम ऐसे निकल सकते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, फर्दर क्या करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस। तो समझो क्या होगा, CO2 क्या करेगा मुन्ना, जैसे ही MgBr बना, इस पे आएगा निगेटिव pH-, और ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड जैसे अटैक करेगा मुन्ना, ये खुल जाएगा बॉन्ड इधर, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर O- हाइड्रोलाइसिस H आ जाएगा, और इधर सब्स्टिट्यूएंट्स MgBrOH प्लस, इधर क्या बन जाएगा, MgOH और Br। तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट बन गया। अब इसका फर्दर तुम अभी रुक नहीं रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो सर मैं अभी कहां रुकूंगा, तुमने अमोनिया के साथ हीट करा दिया, अमोनोलाइसिस। एसिड का रिएक्शन तो क्या बना लेगा ये मुन्ना, एमाइड बना लेता है। क्या बना लेता है मुन्ना, एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2। तुमने बोला अभी भी नहीं रुकूंगा सर, ये तो सर अभी तो सर जिंदगी स्टार्ट हुई, अभी A बना है। तो मैंने बोला क्या चाहिए बेटा तेरे को, तुम बोलो सर कुछ और डालेंगे, मैंने बोला डाल लो। क्या करोगे सर, तुम जैसे इसके बाद तुम इसका रिएक्शन कराओगे Br2 प्रेजेंस ऑफ NaOH, कोई बताएगा कौन सा रिएक्शन, अरे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन सर, C डबल बॉन्ड NH2, ये बदल जाएगा सर किसमें, प्यारा सा देखा कंपाउंड सर एनिलीन में, और एनिलीन में बदल गया। अब हमारा ये बन गया B, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद कह रहा है 11.2 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस डैश ग्राम ऑफ प्रोडक्ट B। अब देख एनिलीन का मोलर मास ऑफ एनिलीन निकाल, क्या निकाल भैया, मोलर मास
ऑफ एनिलीन, एनिलीन क्या होता है C6, गौर से देखो वहां फॉर्मूला H5NH2, समझ रहे हो? तो ये कितना निकलेगा 72 प्लस 7 77 प्लस इधर कितना निकला 70 प्लस 2 कितना हो गया 69। मैं देख रहा हूँ सीधे कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन। नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऐड कर लो मुन्ना, ये कितना आ गया 9 5 13 के 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1 7 8 और 8 1 9 93। 93 किसका निकल गया एनिलीन का निकल गया। तो ये दोनों मोलर मास अब काम आएगा। अब स्टोइचियोमेट्री की कहानी स्टार्ट हुई। यहां तक तो हमने देखो बेटा मोलर मास वगैरह निकाल के पूरी रामायण कहानी आपके सामने रख दिया। अब देखो एक बात बता, इसका अगर तू 1 मोल लिया था तो इसका भी 1 ही मोल बना है, अगर इसका 1 मोल लिया था तो इसका भी 1 ही मोल बना है। तो बेटा अगर यहां पर तू मोल निकाल कितना 11.25 ग्राम में, 11.25 ग्राम में मोल कैसे निकालेंगे सर, इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो कितना निकल गया सर 0.1 मोल, कितना निकल गया 0.1 मोल। तो इसका भी कितना मोल बनेगा 0.1 मोल। तो एनिलीन का भी 0.1 मोल। अरे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एनिलीन का भी कितना मोल बनेगा 0.1 मोल। और अगर उसके मोलर मास से तू मल्टीप्लाई कर, अगर उसके मोलर मास से तू मल्टीप्लाई कर मुन्ना, तो तेरे को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका हाँ तो मतलब मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ एनिलीन कितना आ जाएगा, मास ऑफ एनिलीन भैया जिसके इतना मोल होगा उतना मोल इनटू कितना करेंगे 93 है ना, 93। तो इसको हम लिख सकते हैं 93 इंटू 10⁻⁻1। क्यों लिखे सर -1? मास, यानी मास किसमें ग्राम में। क्यों ग्राम में? क्योंकि हमको उसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ था। अच्छा ये मिलीग्राम आएगा, यहां पर ये मोल नहीं आया मुन्ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां जो मोल आया ना वो मिली मोल आया, मोल्स इन मिलीलीटर, मोल्स इन मिली मोल आया, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ मिलीग्राम दिया था तो इसको मिली मोल, ये भी मिलीग्राम में आएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या निकल गया 93 विल बी आवर करेक्ट आंसर, समझ रहे हो? थोड़ा सा पहले तो हमारा क्या है ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद स्टोइचियोमेट्री लगाया तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया। द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HF दिया हुआ है, क्या बात है सर। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गौर से देखो क्वेश्चन में दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका मुन्ना, H गैसियस का। कितना दे रखा है मुन्ना 220.0। अच्छा सर उसके बाद क्या दे रखा है सर, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमको किसका दे रखा है सर, ऑक्सीजन गैसियस का दे रखा है। कितना दे रखा है सर 250.0, दोनों दे रखा है किलोजूल पर मोल। कोई डाउट, किलोजूल पर मोल, ठीक है सर यहां तक समझ में आ गया। उसके अलावा हमको ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दे रखा है क्या सर, H2O का। किसका, H2O का। ये कितना दे रखा है -242.0 किलोजूल पर मोल। ये हमको 3 डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है OH बॉन्ड का कितना एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देख मुन्ना अब OH बॉन्ड क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वाटर में ना बेटा 2 OH बॉन्ड है, समझ रहे हो? तो हम वाटर का क्या निकालते हैं, पहले बॉन्ड इंथैल्पी निकालते हैं। और बॉन्ड इंथैल्पी की बात करूं आपसे, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है मुन्ना, तो तुम बोलोगे मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ वाटर, बॉन्ड वाटर कैसे बनना होगा, तुम बोलोगे सर वाटर अगर आपको बनाना है तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या पहले लेना पड़ेगा सर, पहले आपको 2 मोल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन गैसियस, ठीक है सर। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा सर 1 ऑक्सीजन गैसियस। इसी से हमारा क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा वाटर। अरे ये समझ में आया, अरे इतना बेसिक सी बातें समझ में आया। तो तुमने बोला हाँ सर समझ में आया। ये क्या है फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, समझ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ वाटर का दे रखा है। अच्छा सर बॉन्ड इंथैल्पी अगर मैं बात करूं तो वो क्या निकलता है सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, इधर निकलता है रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट बॉन्ड इंथैल्पी माइनस क्या बोल दूं मुन्ना, प्रोडक्ट का बॉन्ड इंथैल्पी, समझ रहे हो? और रिएक्टेंट का बॉन्ड इंथैल्पी में क्या आ रहा है रिएक्टेंट साइड, देखो 2 मोल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है बेटा, हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी कितना दे रखा है 220। अरे नहीं समझ में आया। प्लस सर कितना ऑक्सीजन का कितना सर 250। सर माइनस करेंगे किससे सर, प्रोडक्ट में कितना है सर वाटर है, तो यहां पर -242। बेटा इसको ऐड कर दो, ये कितना निकल गया 440, इधर निकल गया 250 और इधर निकल गया 242, समझ रहे हो? ये ऐड कर देता हूं, इधर 440 नजरे स्क्रीन की तरफ 250 और इधर निकल गया 242, इधर हो गया 2 और इधर हो गया 4 4 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 4 4 8 1 9 932 आ रहा है। देख लो एक बार कैलकुलेशन, देख लो भैया एक बार कैलकुलेशन, 932 आ रहा है, 932 आ रहा है, बिल्कुल सर 932 आ गया। क्या आ गया बेटा 932। लेकिन ये किसका आया है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2O का आया है। तो हमसे पूछ क्या रहा था एवरेज। अभी देखो आंसर तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत चाहिए, एवरेज। इसमें 2 OH बॉन्ड है तो एवरेज बॉन्ड हमसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH। ये
2OH का बॉन्ड निकला है ना OH, तो ये कितना निकल जाएगा, अरे 2 बॉन्ड है तो 930 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकलेगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 446 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ गया 446 किलो जूल। समझ में आया? तो इजी क्वेश्चन है, इंथैल्पी का क्वेश्चन है, बट आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आना चाहिए। यहां पर मैंने आपको देखो सारा कैलकुलेशन वगैरह भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है मुन्ना, इसको इससे डिनोट करते हैं, मतलब वर्सेस किसका दे रखा है ग्राफ, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को सी से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। ग्राफ दे रखा है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे ग्राफ बनता है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, इफ फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी अगर 100 ओम दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है उसी सेल का डाइल्यूट जब कर देंगे तो x हो गया, तो हमको x की वैल्यू बताओ। अब तुमको एक बात बताऊं, अगर बताओ एक सेल है तो उस सेल का सेल कांस्टेंट सेम रहेगा अगर सेल चेंज नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, एनसीईआरटी में चीख चीख के कह रहा है कि अगर कोई सेल सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट सेम होगा। अरे हाँ या ना? उसके बाद अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000/c होता है, आपको ये दो फॉर्मूला होता है। तो मैं बोलता हूं फॉर किसके लिए, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। एक बात बता, हायर कंसंट्रेशन के लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं और देखता हूं क्या आता है मुन्ना। मैं बोलता हूं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू कापा की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, कापा की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग, कंसंट्रेशन चेंज करने से कापा चेंज होगा। तो भैया हम लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना दे रखा है, अच्छा सर जब हमारा कंसंट्रेशन हाई है, यानी हाई कितना है 0.15, तो उस समय हमको कितना दे रखा है 150 दे रखा है। यहां से कापा निकल गया, कापा कितना निकला मुन्ना, कापा तुम बोलोगे सर 150 इंटू 0.15 डिवाइड बाई सर 1000, यही निकला। अच्छा सर एक फार्मूला और मैं अगर तुमको बोलूं, अगर मैं तुमसे एक फार्मूला और बोलूं, क्या सर, अगर मैं तुम्हें बोलूं कापा इक्वल टू 1/r रो एल बाई ए, अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, अरे कापा की फार्मूला नहीं समझ में आया। कापा इक्वल टू क्या होता है 1/r एल बाई ए, 1/r एल बाई ए, कापा इक्वल टू क्या होता है मुन्ना 1/r एल बाई ए, समझ रहे हो, अरे नहीं समझ रहे हो। कापा की फार्मूला क्या होता है 1/r एल बाई ए, कहां चला गया, देखो मुन्ना, अब यहां से ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है मुन्ना। अब इधर देख, तेरे को अगर तुम पूरा सॉल्व करेगा 15 इंटू 15 है, यानी यहां से क्या आ रहा है, एक जीरो और सॉल्व कर दे तो यहां पर क्या आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 225 डिवाइड बाय कितना आ गया मुन्ना 1 2 3 4 कापा, और कापा इक्वल टू होता है 1/r इंटू रो एल बाई, 1/r एल बाई, और एल बाई क्या होता है, यही होता है हमारा सेल कांस्टेंट। तो कापा की वैल्यू कितना निकलेगा मुन्ना 0.0225 इक्वल टू रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ इस समय, देखो 1 हायर कंसंट्रेशन पे रेसिस्टेंस दे रखा है कितना 100 इंटू एल बाई, तो एल बाई ए क्या आ गया मुन्ना, यहां से एल बाई ए जो आया आपको वो एल बाई ए आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 2.25। अभी तक क्वेश्चन में आधी कहानी। अब अगर तेरे को इतना आ गया, तेरे को मुन्ना अगर इतना आ गया, तो एक बात बता अपने को क्या करना है, अभी मैंने हायर कंसंट्रेशन के लिए किया, अब फॉर लोअर कंसंट्रेशन, फॉर लोअर कंसंट्रेशन, फॉर लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, फिर से लगाएंगे, क्या होता है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय सर सी। सर कापा कितना दिया हुआ है सर लोअर कंसंट्रेशन पे, सर नहीं दिया हुआ है, निकालेंगे सर। लैम्डा एम दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है सर 100 दिया हुआ है लोअर कंसंट्रेशन, देखो कापा निकालेंगे वो तो चेंज हो जाएगा 1000, और इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, यहां पर सर दे रखा है 0.1, अरे यहां पर क्या दे रखा है 0.1, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो यहां से सर कापा क्या आ जाएगा, फिर से सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय सर, इधर एक और कट जाएगा तो यहां पर 10,000 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो यानी कितना आ गया 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया 1/100, और 1/100 इक्वल टू यही कापा इक्वल टू 1/r जो तेरे को निकालना है, और एल बाई ए, और एल बाई ए का डाटा तेरे को मिल चुका है मुन्ना, एल बाई ए निकल चुका है 2.25, तो यहां से तू अगर मेरे मुन्ना 1/100 इक्वल टू 1/r इंटू क्या कर दिया 2.25, तो इसको इधर ले जा मुन्ना और इसको इधर मल्टीप्लाई कर, तो आर क्या हो जाएगा मुन्ना 225 ओम निकल गया, क्या नेट रेसिस्टेंस। फाइनल जो हमारा आंसर क्या आ गया मुन्ना 225। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एक्स का नियरेस्ट इंटीजर बता दो, भैया एक्यूरेट इंटीजर बता दिया, तू नियरेस्ट की पूछ रहा है,
समझ रहा है? तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए अगर सेल सेम होता है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा। उसके बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 इंटू डिवाइड बाय सी कंसंट्रेशन, और 2 कंसंट्रेशन हमको दे रखा है यहां पर रिलेशन, उसके हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन किए और अपना आंसर आया। भाई थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया। एक सेकेंड और हमने एक चीज मिस किया है, ध्यान दो। हमने एक चीज मिस किया है, यहां पर कंसंट्रेशन 0.05 थोड़ी नहीं दे रखा था, यहां मोलर कंडक्टिविटी, यहां कंसंट्रेशन पुट करना था यहां पर मुन्ना। और यहां पर देखो, गौर से देखो ये ग्राफ, एक चीज मिस किया, यहां पर लैम्डा सी की वैल्यू हमको दे रखा है 0.15। तो सी कितना आ जाएगा मुन्ना? सी कितना आ जाएगा मुन्ना? सी आपको आ जाएगा सर 0.15 का स्क्वायर, समझ रहे हो? तो यहां पर 0.15 का स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा मुन्ना? 0.15 की स्क्वायर वाली वैल्यू, समझ रहे हो? यहां पर 0.15 का स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है? 0.15 का स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करना है। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके यार थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ, यहाँ जो तुम सॉल्व करके पहुंचोगे, यहाँ तो जब तुम सॉल्व करके पहुंचोगे कापा की वैल्यू, कापा इक्वल टू जो तुम सॉल्व करके पहुंचोगे ना, तो कापा की वैल्यू यहाँ से मुन्ना आएगा 0.225 नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व किया हुआ हूँ, मैं देख लेता हूँ, इसीलिए मैं लास्ट में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ऐसा तो ना आ जाए। कापा बेटा यहाँ से आ रहा है आपको पहली बार हायर कंसंट्रेशन के लिए आपको आ रहा है 0.225, और ये 0.225 को अब यहां पर तुमको पुट करना है, 0.225 को यहां पर पुट करना है। यहां पर भी कंसंट्रेशन क्या करोगे? स्क्वायर में पुट करोगे, यहां पर भी कंसंट्रेशन स्क्वायर में। अरे यहां पर कंसंट्रेशन दोनों अंडर रूट सी की वैल्यू दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो यहां पर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है मुन्ना? तो यहां पर तुम 1/100 नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। और इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहां पर जो कापा मिला है 1/r/a, और यहां पर 1/100 नहीं है, ये 1/100 वाली वैल्यू नहीं है। देखो इसको मैं मिटाता हूँ एक सेकंड, फिर मैं करता हूँ, ठीक है मुन्ना? यहाँ पर पूरे जब सॉल्व करके आओगे, मैं लिख के देता हूँ, 0.15 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1/r इंटू 0.225, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 150 ओम आएगा। थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें हैं। एक बच्चा अगर ये मिस्टेक किया तो भी क्वेश्चन गलत होगा। मैंने देखो जैसे मेरे से मिस्टेक हुआ, अगर आप पूरा ये फॉर्मूला जानते हो, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक भी फॉर्मूला नहीं जानते हो, अगर एक भी चीज अगर आप नहीं जानते हो, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आपको इस पेपर में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो इसीलिए इस पेपर को पूरा का पूरा ओवरऑल अभी तक अगर मैं मालूम, इसमें जेई एडवांस लेवल के 3-4 क्वेश्चन थे, जेई एडवांस लेवल के 3-4 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने पूरा टाइम रहते हुए, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लेंदी हुआ, आप 2x पे भी देखे होगे, नहीं देखे होगे तो, लेकिन ये आपको पूरा आइडिया दिया होगा कि पेपर टफ आता है, तो घबराना नहीं है, अपने को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे भी आपके परसेंटाइल इस पेपर में आपको बताऊं 62-65 नंबर पे 99 परसेंटाइल आए थे, अगर आपको पता हो तो। मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताया था, 62 नंबर पर सर मतलब मैक्सिमम परसेंटाइल आया था। तो आपको लगे रहना है, लास्ट तक इफर्ट करना है। अगर आप 29 जनवरी का सॉल्यूशन चाहते हो बताइएगा, मैंने कुछ चीजें पूछा है आपसे कमेंट सेक्शन में कि केल्विन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मेहनत अगर लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो जरूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय। अपना और सेहत का ख्याल रखिए, लव यू मेरे दोस्त।